हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीडीसी क्लासेस। आज के वीडियो में हम लोग डीफार्म फर्स्ट ईयर के लिए जो एमसीक्यू मास्टर सीरीज चल रहा है, ठीक है, उसमें जो टॉपिक है ड्रग एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें एनेस्थेटिक्स, सेडेटिव्स, हिप्नोटिक्स एंड एंटीसाइकोटिक्स ड्रग है। इस सीरीज का मोटो है कि जो आपका एग्जाम होता है, फाइनल एग्जाम, उसमें 20 आउट ऑफ 20 आप स्कोर करें। ठीक है, चैप्टर वाइज ये जनरल रिवीजन है। और इसी तरीके के वीडियोस को देखने के लिए, अपने डी फार्म की प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े और और वेरियस तरीके के जो बेनिफिट्स आपके लिए अवेलेबल है, उसका लाभ उठाएं। ठीक है, मैं हूं नीलेश। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ठीक है, तो देखिए, पहले हमें क्या करना है, इसमें समरी आपको देखना है। जैसे आपसे पूछा जाए सेंट्रल नर्वस सिस्टम किसको बोलते हैं, तो यार सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि जिसमें आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो दवाइयाँ काम करेंगी वो आपके डायरेक्टली ब्रेन में काम करेंगी और ब्रेन को जो भी है इम्पैक्ट अपना देंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है। ठीक है, किसका, स्पेशलाइज सेल। उस स्पेशलाइज्ड सेल का क्या नाम होगा, न्यूरॉन। ठीक है, न्यूरॉन से बने होते हैं आपका ब्रेन का जो नेटवर्क है। और टिश्यू दैट कंट्रोल एंड रेगुलेट एक्टिविटीज ऑफ बॉडी। आपके पूरे बॉडी का जो एक्टिविटी है वो कंट्रोल होता है आपके दिमाग से। ठीक है, इन जनरल जब आपके पास आप कुछ ऐसा नॉनसेंस एक्टिविटी करते हो, ठीक है, तो जो भी आदमी आपके बगल में या टीचर्स आपके बगल में, आपको क्या बोलते हैं, ये क्या आपके पास दिमाग नहीं है? दिमाग आपके पास है तो आप में भी इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करते। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे बताई जा रही है, तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि जो मेन आपके बॉडी का पार्ट है ना, वो है ब्रेन। ब्रेन ही सारा एक्टिविटी को, फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है। ठीक, जो भी ड्रग्स यदि ब्रेन में जाके एक्ट करेंगी, वो ब्रेन को या तो हाइपर एक्टिव बनाएंगी या ब्रेन को और ज्यादा लेस एक्टिव बनाएंगी। ठीक है, तो ऐसे जो ड्रग्स होंगे इनको हम लोग पढ़ते हैं ड्रग्स एक्टिंग ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, ब्रेन के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज द सेंटर ऑफ ऑल मेंटल एक्टिविटी इंक्लूडिंग थॉट, लर्निंग एंड मेमोरी। मतलब आप जो सोच रहे हैं, आप जो सीख रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, आप जो एक्टिविटी कर रहे हैं, या फिर आप जो कुछ भी याद रख रहे हैं, ये सब आपका सीएनएस के अकॉर्डिंग होता है। सीएनएस मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता होता है। ठीक है, अब इसमें बताया जा रहा है कि बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज ए नर्व सेल। ठीक है, और न्यूरॉन। मतलब न्यूरॉन आप जानते हैं कि लॉन्गेस्ट सेल होता है बॉडी का। ठीक है, जैसे उसका डायग्राम यदि आपको याद होगा, नेफ्रॉन और न्यूरॉन में कंफ्यूज करते हैं बच्चे, तो आपको याद रखना है इसका डायग्राम इस तरीके से। लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है, बीच में न्यूक्लियस रहेगा, इधर डेंड्राइट्स रहते हैं। ठीक है, और इस तरीके का आपको डायग्राम देखने के लिए मिलेगा। उतना अच्छा डायग्राम नहीं है बट फिर भी ठीक है। यहाँ से दूसरा डेंड्राइट स्टार्ट होता है और ये यहाँ से बीच में जो गैप आते हैं उसको साइनेप्स बोलते हैं। ठीक है, ये न्यूरॉन का डायग्राम होता है। इसी तरीके के बहुत सारे न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में हर जगह पे बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, और ये आपको पूरे इन्वायरमेंट से कनेक्ट करते हैं कि इन्वायरमेंट से जो भी स्टिमुलस मिल रहा है, स्टिमुलस मतलब जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे हाथ में पिंच किया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे ऐसे करके पिंच किया, तो इस पिंच से या फिर कभी कभी मच्छर काट रहा है या कोई कीड़ा काट रहा है, तो क्या होगा कि यहाँ के जो न्यूरॉन्स है ना, ये मैसेज ले जाएंगे ब्रेन तक। ठीक, अब ब्रेन उस इंफॉर्मेशन को एनालाइज करेगा और उसके बाद उसमें क्या करना है, कैसे एक्शंस लेना है, वो सजेस्ट करेगा और वो मोटर न्यूरॉन के थ्रू अपने इफेक्टर्स ऑर्गन को वहां पे जाके भेजेगा। ठीक है, जैसे मान लो आपको मच्छर काट रहा है, आप बिना देखे उस मच्छर तक आपका हाथ पहुंच के उसको मार देता है। ठीक है, तो ये पूरे एक्टिविटी में आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अब देखें नेक्स्ट हम लोग को जो बताया गया है इसमें, ये बेसिकली रिवीजन है आपका। ठीक है, मतलब थोड़ा थोड़ा इसके बाद क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसमें देखिए, इसमें बताया गया है कि नर्वस सिस्टम दो तरीके का होगा। एक को हम लोग बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा को बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक में ब्रेन आता है और दूसरे में स्पाइनल कॉर्ड आता है। ठीक है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमेटिक नर्वस सिस्टम आता है। ठीक, तो ये क्लासिफिकेशन भी आप याद रखें, आपसे कभी ना कभी 3 मार्क्स में, 2 मार्क्स में मतलब 3 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस में इस तरीके का क्लासिफिकेशन टाइप पूछ सकता है, या फिर आप बना देंगे तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वहाँ पे मिल जाएगा। मतलब कभी कभी होता है कि यदि मान लो नर्वस सिस्टम आपको आ रहा है, थ्योरेटिकल एग्जाम है, और कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा जिसके बारे में आपको नहीं आता बट वहाँ पे नर्वस सिस्टम लिखा है,
तो आप ये बना दो, तो कभी-कभी टीचर कृपांक मतलब ग्रेस मार्क वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है? कि जब आपको नहीं आता है तो एटलीस्ट आपने ट्राई किया कुछ लिखने का, तो उसके आपको एफर्ट, देयर इज़ ऑलवेज़ एन मार्क्स फॉर एफर्ट, ठीक है? तो इसलिए इस एफर्ट के लिए आपको मार्क्स मिलता है, क्योंकि हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरीके से बना है। लेकिन आपको पढ़ाई करना है तरीके से, और कैसे वहाँ लिखना है आंसर, ये देखना है, ठीक है? देखो, 1 सेकंड, ये भी लगता है हाइपर एक्टिव हो गया। मतलब इसको भी सीएनएस डिप्रेशन टाइप की मेडिसिन है वो देनी होगी, ठीक है? तो अभी तुरंत ये जो है स्लाइड कर रहा है, देखो। अब आते हैं हम लोग एनेस्थेटिक के ऊपर। एनेस्थेटिक क्या है? ऐसे आपका भी जीवन में कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होगा, या फिर आपने दांत निकलवाया होगा, या फिर कुछ ना कुछ सर्जरी देखे होंगे अपने घर पे, या फिर कभी पड़ोसी के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। तो पहले जो सर्जरी होती थी, उन सर्जरी में क्या होता था कि आदमी को पूरा बेहोश कर दिया जाता था, ठीक है? बेहोश में बोलता, बेहोश कर दिया जाता था, जिसमें उन्हें आइडिया ही नहीं रहता था कि उनके बॉडी के साथ क्या हो रहा है, उन्हें पता नहीं चलता था। क्योंकि साइंस के बारे में हमेशा बोलता हूँ यार, कि साइंस क्या है ना, परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है? साइंस क्या होता है, हमेशा चेंज होते रहता है, हमेशा इवॉल्व होता रहता है। यदि साइंस परफेक्ट होता तो आज भी आप कीपैड फोन चला रहे होते, ठीक है? कि एक बार जो इन्वेंशन हो गया वही इन्वेंशन वहीं पे रुक जाएगा, ठीक है? लेकिन हमेशा उसमें कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन आता रहता है। इसलिए आपने थॉमसन एटॉमिक मॉडल पढ़ा, फिर उसके बाद रदरफोर्ड, फिर नील बोर, फिर क्वांटम थ्योरी। इस तरीके से चीजों को पढ़ते गए, कि हर ने बोला कि ये पिछला वाले में ये ड्रॉबैक था, इसमें ये ड्रॉबैक था, इवन पीरियोडिक टेबल में ड्रॉबैक था। तो इसी तरीके से बताया जा रहा है कि पहले के टाइम पे पूरे लोगों को, पूरी शरीर को बेहोश करके या फिर बेहोश करके उनका एक सर्जरी परफॉर्म किया जाता था। लेकिन अभी के टाइम में क्या है कि उस तरीके से नहीं होता है। अभी बहुत लोग जैसे अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा रहे हैं, या फिर टूथ एक्सट्रैक्शन करवा रहे हैं, तो उसमें आपको पूरे कंप्लीट बॉडी को ना नहीं मतलब अनकॉन्शियस किया जाता है। उसमें आपके पार्टिकुलर उस पार्ट को अनकॉन्शियस किया जाता है, जिस पार्ट का सर्जरी होना है। तो बहुत लोग अपनी सर्जरी को मतलब लाइव देख सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है, किया जा रहा है, बट उन्हें कुछ पेन फील नहीं होता है, ठीक है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अब हमारे पास एक ग्रुप ऑफ मेडिसिन है जिनको एनेस्थेटिक कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है? एनेस्थेटिक का मतलब ही है कि ऐसा ड्रग जो लॉस ऑफ सेडेशन और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब सेंसेशन को कम कर दे, सेंसेशन का लॉस कर दे, बिना कॉन्शियसनेस में लॉस किए हुए। मतलब आपके दिमाग में बिना भी जो है कि कोई इम्पैक्ट इस तरीके का नहीं आएगा कि आपका कॉन्शियसनेस पूरा है, आप देख पा रहे हैं कि क्या हो रहा है, बट वो पेन वहाँ पे, पेन का लॉस हो जाए, आपको कोई दर्द फील नहीं होगा। तो कैसे ये कर रहे होंगे? तो इसमें कुछ तरीके से ऐसे सोच सकते हैं कि जैसे मान लो आपको एग्जांपल दिया था पिंच वाला, यहाँ पिंच किया, पेन हुआ। अब यहाँ के रिसेप्टर्स जो थे, न्यूरॉन्स यहाँ के मैसेज ले गए। तो या तो कुछ ऐसा कर दें कि ये न्यूरॉन मैसेज ले ही ना जा पाए ब्रेन तक मैसेज ना पहुंचे, ठीक है? तो उस केस में भी क्या होगा कि आपको पेन फील नहीं होगा। या तो यहाँ के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे, ठीक है, या नर्व्स को ब्लॉक कर दे। तो इस तरीके के मेडिसिन को हम बोलते हैं एनेस्थेटिक। तो इसमें बताया गया एनेस्थेटिक आर द ड्रग दैट प्रोड्यूस लॉस ऑफ सेडेशन और पेन विथ और विदाउट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, allowing मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर टू बी परफॉर्म विदाउट पेन। बिना दर्द के कोई भी मेडिकल प्रोसीजर को परफॉर्म करना हो तो आपको एनेस्थेटिक का हेल्प लेना होगा। इवन जो लोग एमबीबीएस कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों को पीजी में एक स्पेशलाइजेशन लेने के लिए एमडी करना पड़ता है, और वो एनेस्थीसिया में एमडी होता है। मतलब सोचिए कितना सेंसिटिव मैटर है कि जब कोई भी सर्जरी चल रही है, तो वहां पे लोगों को मतलब टोटली कॉन्शियसनेस को मॉनिटर करने के लिए और देखने के लिए एक एनेस्थीसिया वाला जो एमडी मतलब डॉक्टर है, वो वहां पे बैठे रहते हैं, ठीक है? क्योंकि उनको किस डोज पे कितने टाइम पे कितना एनेस्थीसिया देना है ना, वो उनको करना है मैनेज वहां पे, ठीक? क्योंकि यदि डोज बढ़ जाता है तो बहुत टाइम पेशेंट का जो है कि कॉन्शियसनेस वापस नहीं आता है, वो डेथ हो जाती है पेशेंट। तो ये कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक? तो समझ गए एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं। जैसे दूसरा इसमें बताया गया कि टाइप्स क्या होते हैं एनेस्थीसिया के। दो तरीके के टाइप्स होते हैं बच्चे, ठीक है? पहला टाइप है जनरल एनेस्थीसिया, और दूसरा है लोकल एनेस्थीसिया, ठीक है? जनरल एनेस्थेटिक्स और लोकल एनेस्थेटिक्स। तो जनरल एनेस्थेटिक कंट्रोल मतलब पूरे बॉडी का कॉन्शियसनेस को खत्म करेगा, ठीक है? मतलब सॉरी, पूरे बॉडी का जो है
उसको उस पे काम करेगा पूरे बॉडी पे, और लोकल सिर्फ एक जगह पे काम करेगा। ठीक है, मतलब जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन करना है तो हमने गम्स में इंजेक्शन ले लिया या डॉक्टर ने गम्स पे इंजेक्शन इंजेक्ट कर दिया। ठीक है, ईयर पियर्सिंग करना है, गर्ल्स को पता होगा तो लोब्स में, यहाँ पे ईयर लोब्स में आपके क्या करते हैं, लोकल एनेस्थेटिक जो भी जिसमें केन, लिडोकेन, इस तरह की कुछ क्रीम्स लगा देते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या होगा कि सेंसेशन बंद हो जाएगा और इजिली जो पियर्सिंग का प्रोसेस है तो वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक क्या करेंगे, कॉज लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड सेंसेशन, पूरा कॉन्शियसनेस भी जाएगा, आपका सेंसेशन भी जाएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, आप मतलब लेटे रहेंगे, बस आपको कुछ आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि आपको कुछ ना दिख रहा है, ना आपका कॉन्शियसनेस है और ना पेन। ठीक है, तो दोनों आपका चला गया, आप कुछ फील भी नहीं कर पाएंगे, कुछ देख भी नहीं कर पाएंगे, एक काइंड ऑफ मतलब आप नींद में चले जाएंगे, स्लीप में। मान लो आप नींद में सो रहे, कोई आपको थप्पड़ लगा के चला गया, नहीं पता चलेगा, है ना। जागोगे, यदि जोर की थप्पड़ लगा तो आप जागोगे, आपको लगेगा कि मतलब पूरा सपना देख रहे हैं। ठीक है, बहुत बार ऐसे कजन लोग करते हैं, एक थप्पड़ मार देंगे, आप सोए रहोगे, फिर बोलेंगे अच्छा तुम सपना देख रहे हो। ठीक है, तो होता है ऐसा। अब इसमें क्या बोला गया, ये जनरल एनेस्थेटिक है, पूरे शरीर की कॉन्शियसनेस चली जाएगी, पेन भी नहीं होगा, प्रोसीजर आपका हो जाएगा। ठीक, लोकल एनेस्थेटिक में पैर में ऑपरेशन करना है, कान में पियर्सिंग करना है, नोज में करना है, तो ये सब में उसी जगह पे बस एप्लीकेशन कर दिया, या तो टॉपिकल क्रीम के फॉर्म में या इंजेक्शन के फॉर्म में। ठीक है, तो उस जगह का जो है कॉन्शियसनेस, बस उस जगह पे आपको सेंसेशन होना बंद हो जाएंगे, बाकी सारी बॉडी में कहीं पे भी सेंसेशन होंगे। ठीक है, जैसे टूथ एक्सट्रैक्शन में होता है, दांत सड़ जाता है, कैविटीज। ठीक है, तो उसमें दांत को निकालने के लिए जो है वो लोकल एनेस्थीसिया का यूज किया जाता है, गम्स में इंजेक्शन देके टूथ को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये बताया गया। नेक्स्ट देखो, यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इसमें बताया गया कि अब जनरल एनेस्थेटिक जो है ना, उसको दो पार्ट में और बांटा गया है। ठीक है, उसमें पहला बोला जा रहा है कि इनहेलेशन एनेस्थेटिक, मतलब ऐसे एनेस्थेटिक है जो गैस गैस फॉर्म में है, उसको इनहेल करोगे आप। ठीक है, इनहेल करने से वो अपना इम्पैक्ट दिखाएंगे, जैसा गैसियस मेडिकेशंस में पढ़े थे आप, इसमें बोला जा रहा है, या फिर मेडिकल गैसेस में पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड बताया था। तो नाइट्रस ऑक्साइड भी इसमें एक इनहेलेशन एनेस्थेटिक है, जो क्या करता है ना कि आप जब कुछ इनहेल करोगे ना, तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब नाइट्रस ऑक्साइड को इनहेल करोगे तो वो लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कॉज करेगा पूरे बॉडी में। ठीक है, क्योंकि ये आपके लंग्स के थ्रू जा रहा है, ये पूरे ब्लड सर्कुलेशन से फैलेगा आपके बॉडी में, तो वो सेडेशन कॉज करेगा, या फिर ब्रेन में जाएगा, वो इनहेल किए ब्रेन में गया तो वहां से पूरे कंप्लीट बॉडी में होगा। तो ये जनरल एनेस्थेटिक में आता है नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसको कंट्रोल करके एक पर्टिकुलर जगह पे दे दिए तो आपका उस जगह का सेंसेशन खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। अब ये जा रहा है आपके ब्रीथ के थ्रू, सांस के थ्रू, तो उसमें कोई कंट्रोल नहीं रहेगा, वो डायरेक्ट ब्रेन पे जाएगा। ठीक है, फिर इसमें बोला जा रहा है वोलाटाइल लिक्विड, वोलाटाइल लिक्विड्स में ईथर, क्लोरोफॉर्म, जैसे हेलोथेन लिखा है ना, तो क्लोरोफॉर्म, इनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डेस्फ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन, तो देख सकते हैं कि लास्ट में एएनई या फिर फ्लूरेन, फ्लूरेन सब में आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से लिखा है यहाँ पे फ्लूरेन। तो ये सारे जो मेडिसिन हैं, ठीक है, ये लोग क्या होंगे, जनरल एनेस्थेटिक होंगे। कौन से क्लास में, एक गैसियस में, एक वोलेटाइल लिक्विड। वोलेटाइल लिक्विड भी एक काइंड ऑफ गैस है, जैसे आपके एनवायरनमेंट में क्या है कि वेपर्स हैं, बहुत सारे वेपर्स उड़ रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये भी क्या है, वोलेटाइल लिक्विड से। तो ये आपको नाम याद रखना है, ईथर, हेलोथेन, इन्फ्लुरेन। पहले, बहुत पहले सर्जिकल प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले बैलून्स और कुछ इस तरीके की चीजें दी जाती थी, बोला जाता था आप इसमें हवा भरें, तो जब आप उसमें हवा भरते थे तो उसका हवा धीरे धीरे आप अंदर भी ले रहे थे। ठीक है, तो इसके कारण से क्या होता था, या फिर आपको कोई बैलून दे दिया जाता था खुला हुआ, आपको बोलता था आप इसको रख के इसके हवा को कंज्यूम कर, तो इस तरीके से आप बेहोश होते थे। ठीक है, पुराना प्रोसीजर है ये सब, अब नहीं है प्रैक्टिस में, अब इंजेक्शन के थ्रू हो जाता है इजीली। ठीक है, तो ये आगे इनहेलेशन एनेस्थेटिक, जिसको आप ब्रीज, सांस के थ्रू अंदर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बताया गया है आईवी एनेस्थेटिक। आईवी एनेस्थेटिक कैसे है, मतलब जिसको इंट्रावेनसली आप इंजेक्शन के थ्रू अपने बॉडी में इंजेक्ट करोगे। ठीक है, तो अब इसमें दो तरीके का बताया गया है। एक बोला जा रहा है स्लो एक्टिंग, जो धीरे धीरे काम करे। ठीक है, धीरे धीरे आपके बॉडी में काम करे। ठीक है, इसमें जो आता है डिसोसिएटिव एजेंट, जिसका नाम है कीटामिन। तो डिसोसिएटिव एजेंट आपको याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एक मार्क्स के एमसीक्यू के लिए भी पूछा जा सकता है कभी, कि विच ऑफ द फॉलोइंग
एक्टिंग मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज नॉन एज डिसोसिएटिव एजेंट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो ड्रग है वो डिसोसिएटिव एजेंट के जैसा जाना जाता है, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल एनेस्थेटिक इज नोन एज डिसोसिएटिव एजेंट, तो उसका नाम होगा केटामिन। ठीक है, ओपियोइड ओपियोइड वाले भी हैं। ठीक है, ओपियोइड ओपियम से जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं, तो ये सब नार्कोटिक्स टाइप के है ना। तो ये भी क्या है आपका स्लो एक्टिंग है, धीरे धीरे स्लो स्लो काम करेगा। ठीक है, बेंजोडाइजापीन, डायजेपाम होता है, नींद की गोलियां जो होती हैं, ये सब सेडेशन प्रोड्यूस करते हैं और आपको नींद आने लगेगी। ठीक है, सो जाएंगे, तुरंत आप बेहोश हो जाएंगे। इस तरीके के मेडिसिन मतलब स्लो एक्टिंग, धीरे धीरे काम करना स्टार्ट करेगा। जैसे आप ऐसे लोगों को देखे होंगे जो मतलब मैरिजुआना कंज्यूम करते हैं, ठीक है, या फिर कुछ इस तरीके का अल्कोहल या फिर कुछ, तो उनका सीएनएस थोड़ा सा ना स्लो डिप्रेशन टाइप का हो जाता है। उन्हें लगता है कि वो काम बहुत फास्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका दिमाग एकदम स्लो और धीरे धीरे डिप्रेस होने लगता है, जिससे उन्हें लगता है कि जो अगल बगल की दुनिया है वो बहुत फास्ट चल रही है और वो भी फास्ट मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे उनके हाथ में यदि मच्छर काट रहा है और उसने बहुत ज्यादा मैरिजुआना कंज्यूम किया है और बहुत ज्यादा उनको मतलब इस तरीके से कुछ मटेरियल लिया है जो उनके ब्रेन के सीएनएस को डिप्रेस कर रहा है, तो उन्हें दिखेगा कि यहाँ पे मच्छर काट रहा है और वो अपने हाथ को ऐसे ले जाएंगे, बट उनका जो एक्चुअल में हो रहा होगा, जो एज ए थर्ड पर्सन कोई देखेगा ना, उसे दिखेगा कि ये कर क्या रहा है, मतलब यहीं पे मच्छर बैठा है, यहाँ से हाथ इसको यहाँ ले जाने में बहुत टाइम लग रहा है, समझ गए। लेकिन वो उस आदमी को, जो वो खुद बीइंग है जिसने कंज्यूम किया है मैरिजुआना को, उसे लगेगा वो बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से होता है सीएनएस डिप्रेसेंट, और धीरे 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 फिर उसे नींद आना स्टार्ट हो जाएगी, वो सो जाएगा। देखे होंगे रोड वोड में बहुत सारे सीन ऐसे कि आदमी लेटा हुआ है, ठीक है, नाली में गिरा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, अभी देखोगे थोड़े दिन बाद। ठीक है, 3-4 मार्च को ऐसे सीन देखने के लिए में भी मिल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंड्यूसिंग एजेंट, जिसमें क्या है कि थायोपेंटोन, मेथोहेक्सिटोन, प्रोपाफॉल, इस तरीके के मेडिसिन आते हैं। तो आप अभी तक क्या पढ़े, सीएनएस किसको बोलते हैं, सीएनएस का क्लासिफिकेशन पढ़ लिया, जनरल एनेस्थेटिक में कितने तरीके के ड्रग्स आते हैं वो पढ़ लिया। जनरल एनेस्थेटिक में 2 तरीके के बताया गया, इनहेलेशन वाले ड्रग्स बताया गया, उसमें गैसियस और वोलेटाइल लिक्विड्स। ठीक है, तो गैसियस वाले में नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक, और गैसियस वोलेटाइल लिक्विड में आपने हेलोथेन और ये सब, जिसमें लास्ट में फ्लोरेन लग रहा था, वो सारे ड्रग्स देखे, आइसोफ्लोरेन, ईवी फ्लोरेन। ठीक है, उसके बाद आता है इंट्रावेनस, जो आपके डायरेक्टली वेन्स में दिए जाएंगे इंजेक्शन, उसमें स्लो एक्टिंग में डिसोसिएटिव एजेंट आपको कीटामीन याद रखना है। इसके बाद ओपियोइड के बारे में बोला गया कि फेंटानाइल करके याद रखना है। ओपियोइड वाले जो है ना, ये सब आपका पेन किलर में भी आता है, नार्कोटिक पेन किलर, मतलब इनका क्या होता है ना कि आपको हैबिट बन जाता है, मतलब जैसे आदत लग जाए, जैसे चाय की तलब लग जाती है, कॉफी की तलब लग जाती है, वैसे ही इसका तलब लगेगा। ठीक है, तो इसलिए इनको अवॉइड किया जाता है अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा सीवियर कंडीशन है, जैसे पोस्ट ऑपरेटिव मतलब सर्जिकल पेन होता है उसमें, या फिर जो कैंसर वाले हैं, बोन कैंसर्स वाले हैं, बोन कैंसर में आप जानते हो ना कंडीशन की बोन है और उसके अंदर से स्पाइक्स निकलते हैं, मतलब मान लो मैं आपको बाहर से सुई चुभो रहा हूँ तो पेन होगा, लेकिन मान लो ये पूरा बोन है और इस बोन के अंदर से ना ऐसे स्पाइक्स निकलने लग जाए, कांटे निकलने लग जाए अंदर से, तो वो कांटा कांटा जो निकलेगा ना, वो मसल्स को पेनिट्रेट करते हुए अंदर के तरफ से पेनिट्रेट करेगा, तो पेन कितना अनबियरेबल होगा ना, आप सोच नहीं सकते। तो वो जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं ना, वो खुद बोलते हैं कि हमें मार दो। ठीक है, मार दो इन द सेंस, हमें वैसा परमिशन लेते हैं गवर्नमेंट से कि हमें मतलब हमें अब हमें जीने की इच्छा नहीं है, अब नहीं जीना चाहते हैं इतना पेन के साथ, तो हमें किल कर। तो उस तरीके के जो मतलब पेशेंट्स है ना, उनको ये ओपियोइड वाले ड्रग्स दिए जाते हैं, उनको इस तरीके का मेडिसिन दिया जाता है कि हैबिट लगेगा तो हैबिट हम बाद में छुड़ा लेंगे, बट पहले अभी इसका दर्द कम हो जाए। ठीक है, वो चिल्लाते हैं बहुत जोर से, क्योंकि वो अनबियरेबल पेन है ना, तो सबको बेकार लगता है वो, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके के दवाइयों का यूज किया जाता है, जैसे मॉर्फिन हो गया, मॉर्फिन सल्फेट, फॉस्फेट, उसके कोई सॉल्ट्स है, तो वो सबको यूज करते हैं नार्कोटिक एनाल्जेसिक्स में। ठीक है, उसी का एक डेरिवेटिव इसको बोल सकते हैं ओपियोइड है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखो, इसमें अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार और देख लो कि आपसे पूछा गया है कि ये क्लासिफिकेशंस हो गए, एक पिछला फिर भी क्लासिफिकेशन का स्लाइड देख लो। ठीक है, इसमें भी बताया गया है कि इनहेलेशन वाले सारे दिए हुए हैं, यहाँ पे जनरल एनेस्थेटिक,
और लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, यहाँ पे देख लो फेंटाइल इंट्रावेनस भी दिया हुआ है। अब इंड्यूसिंग एजेंट में भी नाम याद रख लो, थायोपेंटोन, मेथॉक्सीटोन और प्रोपाफॉल। ठीक है, ये 3 नाम आपको पता होना चाहिए। स्लो एक्टिंग में कीटामीन, फेनिटाइल डायजेपाम, इंड्यूसिंग एजेंट थायोपेंटोन, मेथॉक्सीटोन और प्रोपाफॉल। ठीक है, चलो अब आ जाओ क्वेश्चन में। तो आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट तो पता ही है, एमसीक्यू क्वेश्चन होगा और आपके पास क्या होगा साथ ही साथ एमसीक्यू क्वेश्चंस, उसके बाद फिल अप द ब्लैंक्स और वन वर्ड आंसर। ठीक है, टोटल मिला के 20 मार्क्स का होगा, 10 एमसीक्यू। ठीक है, और उधर 5 और 5। ठीक है, तो टोटल 20 मार्क्स का होगा। अब देखो, इसमें एक बात और आपको बताई गई है कि आपको यदि डिप्लोमा का प्रिपरेशन अच्छे से करना है, क्योंकि यार देखो, डिप्लोमा 2 साल का कोर्स होता है, बी फार्म 4 साल का कोर्स होता है। 4 साल के कोर्स में आप यदि तीसरे साल भी जाग गए, मतलब मुझे पढ़ना है ऐसा कुछ मोटिवेशन आ गया, तो 1 साल आपके पास टाइम है और उस 1 साल में आप कोई क्रैश कोर्स करके मेन मेन जो सब्जेक्ट्स है उसको कवर अप कर लेंगे। 1 साल ड्रॉप लेंगे, अच्छा रैंक ले आएंगे जीपेट में, नाइपर वाइपर में, या फिर जो भी जॉब पाना है वो पा लेंगे। लेकिन डिप्लोमा आपके पास 2 साल का कोर्स है, 1 साल बर्बाद कर दिए तो आपके पास सिर्फ एक ही साल बच रहा है। ठीक है, अब यदि उसमें भी यदि आपके अंदर कभी किसी मोमेंट पे जागे कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, मुझे अच्छे से कोर्सेज को कवर करना है, तो बस कुछ नहीं करना है, एक नंबर दिया हुआ है 626555। ठीक है, 626555 आप देख रहे हैं वहां पे, नहीं दिख रहा तो लिख दे रहा हूँ, 6265557530। ठीक है, इस नंबर में बस लिखो डिप्लोमा। ठीक है, और इसको व्हाट्सअप कर दो। ठीक, उसके बाद उसके बाद आप समझ जाओगे, आपके पीछे लोग लग जाएंगे। ठीक है, आपको निकालेंगे जहाँ पे फंसे हो वहां से, कि आपको पढ़ना है यदि तो, क्योंकि जॉब्स आ रही हैं भाई, बहुत जॉब आ रही है, भर भर के जॉब आ रही है, बीएसएफ में आ रही है इधर, तो आपको पढ़ना है बस। पढ़ोगे तरीके से सेलेक्ट हो जाओगे जॉब में। ठीक है, डी फार्म करके आप 1-1 लाख तक की जॉब में जा सकते हो, प्रमोशन होगा उसके अकॉर्डिंग। स्टार्टिंग के फार्मासिस्ट बनोगे, कम सैलरी रहेगी नो डाउट, थोड़ा सा मेहनत करोगे, सेंट्रल का टैग लग जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय बन जाओगे, ईपीआईसी में जा सकते हो, एम्स में जा सकते हो, एयरफोर्स में जा सकते हो, बहुत सारी वैकेंसी, इसरो में भी वैकेंसी आती है डिप्लोमा वालों की। एक्सपीरियंस गेन करते जाओ, कम सैलरी रहेगी, धीरे 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 बढ़ के लाख वाख तक पहुंच जाती है यदि अपने आप को अपग्रेड करते रहो तो। ठीक है, तो चलो देखो, पहला क्वेश्चन है आपके सामने, प्रोपोफॉल इज मेनली फॉर्मुलेटेड इन द फॉर्म ऑफ। ठीक है, कहाँ पे किस फॉर्म में मिलता है बताओ प्रोपोफॉल? इंजेक्टेबल इमल्सन्स, सिरप, टैबलेट, आई ड्रॉप। ठीक है, तो सिंपल सा है, देखो अभी तुरंत प्रोपोफॉल के बारे में पढ़े, कहाँ पे पढ़े, ये पिछले स्लाइड्स में यहाँ पे बताया। ये क्या लिखा हुआ है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक। इंट्रावेनस है तो कैसे देंगे, आई ड्रॉप में तो नहीं देंगे। ठीक है, टैबलेट में नहीं देंगे, क्रीम में नहीं देंगे, तो किस में देंगे, इसको देंगे इंजेक्शन से। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा प्रोपोफॉल, सीधा कैसा हो जाएगा, इंजेक्टेबल इमल्सन्स। ठीक है, इंजेक्टेबल इमल्सन्स हो जाएगा प्रोपोफॉल। इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ब्लैक में येलो कलर या फिर लाइट ग्रीन कलर सही लगेगा, थोड़ा इसका थिकनेस बढ़ा दो। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा आपका, इंजेक्टेबल इमल्सन्स। प्रोपोफॉल जनरली क्या होता है, इंजेक्टेबल इमल्सन्स। जनरल एनेस्थेटिक का 2 क्लासिफिकेशन हुआ, उसमें से एक इंजेक्टेबल वाला पार्ट आया, तो इंजेक्टेबल वाले में आपका प्रोपोफॉल एग्जाम्पल है। ठीक, चलिए आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखो यहाँ बताया गया है कि प्रोपोफॉल क्या है, प्रोपोफॉल मेनली फॉर्मुलेटेड एज स्टेराइल ऑयल इन वाटर। इमल्सन 2-3 तरीके के होते हैं, ओ बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू बाई ओ, इसका फर्दर क्लासिफिकेशन होता है ओ, मतलब ऐसा डब्ल्यू ओ बाई डब्ल्यू, इस तरीके से ऐसा ट्रिपल क्लासिफिकेशन भी होते हैं। तो आपको बस जानना है, 2 तरीके के इमल्सन होते हैं, ओ बाई डब्ल्यू और डब्ल्यू बाई ओ। ये होता है वाटर सॉल्युबल, ये होता है ऑयल सॉल्युबल। तो हम लोग इसको ओ बाई डब्ल्यू वाले फॉर्मुलेशन में बनाते हैं, क्योंकि ये सॉल्युबल है। ठीक है, तो अब इसको बताया जा रहा है कि इंट्रावेनस यूज के लिए हम लोग कर सकते हैं, तो इंजेक्शन बनाया जाता है, तो आपको ये याद रखना है। हो सके आपसे क्वेश्चन में पूछता है प्रोपाफॉल जो है किस तरीके का इमल्सन बनाता है, तो आपको याद रखना है ओ बाई डब्ल्यू। ठीक है, ओ एल से याद रख लेना। ठीक है, ओ आ रहा है, ओ बाई डब्ल्यू लास्ट में, इसको स्लैश कंसीडर कर लो, ओ बाई डब्ल्यू ऐसा होगा। ठीक है, तो प्रोपाफॉल क्या हो जाएगा, प्रोपाफॉल ऑयल इन वाटर टाइप इमल्सन बना रहा है, और इंजेक्टेबल इमल्सन है कि उसको हम डायरेक्ट आपके वेन्स में इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के पास। देखो, फिर पूछा जा रहा है
कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है, कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ, कि आपका जो केंद्र तंत्रिका तंत्र है, ठीक है, सीएनएस, वो कौन से फंक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक, ब्रेन और बोन का, दिमाग का फंक्शन को कंट्रोल करेगा या हड्डी का फंक्शन को कंट्रोल करेगा, ऑल टिश्यू ऑफ बॉडी, सारे टिश्यू के बॉडी को, मतलब ऑल द टिश्यू ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी में जितने ऊतक हैं उनको कंट्रोल करेगा, स्पाइनल कॉर्ड और बोन्स को कंट्रोल करेगा, ठीक है, नन ऑफ दिस। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल द फंक्शन ऑफ ब्रेन एंड बोन्स, ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, स्पाइनल कॉर्ड एंड बोन्स, ठीक है, नन ऑफ दिस। देखिए इसका क्या आंसर होगा। इसमें बोला जा रहा है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है, किससे बना होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आपका बना होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, सीएनएस जब भी पूछा जाए तो वो बनता है किससे, ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से। किसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ ऑल बॉडी टिश्यू, आपके शरीर में जितने भी ऊतक हैं, जितने भी टिश्यूज हैं, ठीक है, सबके फंक्शन को कंट्रोल करता है। क्योंकि इसमें देखिए इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस आपको दिख रहे थे वो थोड़े मतलब अलग टाइप के थे। ब्रेन एंड बोन्स कैसे होगा, ब्रेन एंड बोन्स तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि सीएनएस खुद बना हुआ है किससे, बोन से, किससे, बोन से बना हुआ है, ब्रेन से, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से बना है, ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से बना है, ब्रेन खुद कैसे ब्रेन को कंट्रोल करेगा, समझ रहे हो। ये तो ऐसे ही बोले माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, अभी चला था ना मीम्स एक, माई ब्रेन इज नॉट ब्रेनिंग, बोलते हैं लोग मेरा दिमाग काम नहीं कर। तो दिमाग, दिमाग को कैसे कंट्रोल करेगा, ठीक। तो ये आंसर नॉनसेंस टाइप साउंड कर रहा था तो ये ऐसे ही हट जाएगा। स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस का पार्ट है भाई, तो ये भी तो ऐसे ही हट गया, नन ऑफ दिस नहीं है। तो होगा कौन सा, ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कभी कभी होता क्या है कि आपको आंसर्स नहीं आएंगे एग्जाम में, नो डाउट, आप इंसान हो, भगवान थोड़ी हो कि आपको सब याद होगा, ठीक है। तो आप भूलेंगे, तो उस समय आपको कॉमन सेंस यूज करना है। मतलब आपको लगे कि कोई आंसर मुझे नहीं आ रहा है तो आप एलिमिनेट करना स्टार्ट करें कि कौन सा मोस्ट प्रोबेबल आंसर है। और ये सब तभी सही होता है जब आप पढ़े होंगे। मतलब आप यदि अपने आत्मा से पूछेंगे, आत्मा मतलब अपने आप से, ठीक है, जिससे झूठ ना बोल पाए कि यार मैं ये आंसर बना पाऊंगा या नहीं, या फिर मुझे एग्जाम में फर्स्ट आना चाहिए या नहीं, ठीक है। तो आपको खुद रियलाइज होगा कि आप यदि उतना मेहनत करे हैं तो आप अपने आप फर्स्ट के लिए बोलेंगे हाँ। और यदि आप उस तरीके से पढ़े होंगे ना तो आपका जो तुक्का भी होता है वो भी सही लगता है। लक फेवर्स द ब्रेव, सुने हो कि नहीं, ठीक है। तो इसलिए आपको क्या होगा कि जो आप उस तरीके से पढ़े हैं अच्छे से, तो आपका लक भी आपको फेवर करेगा, ठीक। तो इसलिए इसका इस समझ गया कि ये दो नॉनसेंस ऑप्शंस हैं, तो क्या होगा, ऑल टिश्यू ऑफ द बॉडी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में, थर्ड क्वेश्चन। अब इसमें देखो, इसमें पूछा गया आपसे मोगाडॉन इज द ब्रांड नेम ऑफ, ये बताया गया किसका ब्रांड है मोगाडॉन, ठीक है। तो कौन सा होगा ड्रग इसका बताओ। चार ऑप्शन दिए, डाइजेपाम, लोराजेपाम, नाइट्राजेपाम, अल्प्राजोलम, ठीक है। अल्प्राजोलम, नाइट्राजेपाम, लोराजेपाम, डाइजेपाम, ठीक है। ये तीनों सेम कैटेगरी के ड्रग्स लग रहे हैं, और ये वाला जो डी वाला है ये थोड़ा सा अलग लग रहा है, ठीक है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर है नाइट्राजेपाम, ठीक, नाइट्राजेपाम। क्यों है नाइट्राजेपाम, इसका एक रीजन मैं बताता हूँ। मतलब इसको यदि मैं मतलब नाइट्राजेपाम में बताया गया कि इसका जो ब्रांड नेम दिया हुआ है वो इसका मोगाडॉन मिल जाता है आपको नाइट्राजेपाम के नाम से। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब आप पढ़ते हैं जनरल एनेस्थेटिक, जो नॉर्मल आपका क्लास है, तो इसमें 3 से 5 चीजें पढ़ाई गई। जैसे हीमेटेनिक्स वाले क्लास में आप थे शायद, ठीक है। तो हीमेटेनिक्स वाले क्लास में मतलब क्या है कि उसमें बताया गया है आपको कि क्या-क्या लिखना होता है, ठीक? जैसे मान लो आप कोई भी कैटेगरी के ड्रग्स पढ़ रहे हैं, तो हर क्लास के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे मान लो आप बी-फार्म कर रहे हो, तो उसमें आंसर्स अलग होंगे, तो उसमें ज़्यादा डिटेलिंग आपको करनी होगी, ठीक है? और जब आप डी-फार्म कर रहे हैं, तो उसमें अलग तरीके का पैटर्न है। तो डी-फार्म में जैसे मान लो मैं आपको कोई भी ड्रग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक? तो सबसे पहले तो उसका आएगा मोलर मास, मतलब क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फिर मोलर मास आएगा, ठीक है। फिर हम किस तरीके से उसको स्टोरेज करते हैं ये लिखोगे, उसके ऑर्डर, उसका टेस्ट, ठीक है, मतलब कैसा स्मेल है, कैसा टेस्ट है, कैसा टेक्सचर है, किस कलर का मिलता है, ठीक है।
ये सारी चीज़ों को वहाँ पे मेंशन करोगे। उसके बाद उसमें लिखोगे मार्केटिंग नेम या ब्रांड नेम, तो कौन-कौन से ब्रांड में कौन-कौन सी दवाइयाँ मिलती हैं, ठीक है? जैसे कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड जो एनेस्थेटिक है आपका, वो कीटाबेन या कीटा-बीजी, कीटा-जीबी के नाम से मिल रहा है, तो वो आपको पता होना चाहिए। तो ये मार्केटेड नेम से एमसीक्यूज़ बनते हैं, उसको आपको पता रखना है। तो यहाँ पे जो मोगाडोन है ना, वो किसमें आएगा? नाइट्राज़ेपाम में आएगा, ये आपको याद रखना है। तो अब क्या करेंगे? तो सर ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन से हम क्या मतलब कंक्लूजन निकाले? तो इस क्वेश्चन से आप ये कंक्लूजन निकालेंगे कि जैसे डायज़ापाम है, तो इसका ब्रांड नेम क्या हो सकता है? क्या-क्या ब्रांड नेम पॉसिबल है? लोराज़ेपाम का क्या-क्या ब्रांड नेम पॉसिबल है? नाइट्राज़ेपाम का क्या-क्या ब्रांड नेम होता है? अल्प्राज़ोलम का क्या-क्या ब्रांड नेम होता है? आपको यदि पता है तो आप कमेंट्स में लिखें कि डायज़ेपाम का क्या ब्रांड नेम है, लोराज़ेपाम का क्या ब्रांड नेम है, ठीक है? आपको यदि पता है कि बहुत लोग इसमें से होंगे ऐसे जो जॉब्स भी कर रहे हैं और साथ ही साथ आपका ये भी देख रहे हैं, मतलब पढ़ाई भी कर रहे हैं, ठीक है? तो यदि आपको आइडिया है तो आप कमेंट्स में बताएंगे कि डायज़ापेम का ब्रांड नेम क्या है, लोराज़ेपाम का ब्रांड नेम क्या है, ठीक है? अल्प्राज़ोलम का ब्रांड नेम क्या है? इस तरीके से आप बताएंगे, ठीक है? और ये आपका बोनस क्वेश्चन भी है। जब मैं अगला कोई लेक्चर लूँ तो वहाँ पे आप मेंशन करेंगे, सर आपने बताया था, मतलब आपने बोला था कि आप ये बताओगे, ठीक है? तो देखता हूँ। ठीक, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें आपसे क्या पूछा गया है कि विच इज नॉट कंसिडर्ड एट ए मूड स्टेबलाइजर। 4 इसमें दिए हुए हैं। अब इसमें मूड स्टेबलाइजर के नाम पे कौन नहीं है? एंग्जाइटी या फिर इस तरीके का कुछ सिम्टम्स है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सा मेडिसिन मतलब दिया जाएगा? नहीं दिया जाएगा, ठीक है? सब दिया जाएगा बट वो वाला मेडिसिन नहीं दिया जाएगा। तो इसमें लिथियम है, ठीक है? लेमोट्रिजीन, कार्बामाजेपिन और वेनलाफैक्सीन, ठीक? तो अब बताइए इन चारों में से कौन सा नहीं होगा, ठीक है? इन चारों में से कौन सा नहीं होगा ये आपको बताना है, ठीक है? सोचिए, लिथियम, लेमोट्रिजीन, कार्बामाजेपिन और वेनलाफैक्सीन, ठीक है? मूड स्टेबलाइजर के लिए किसको नहीं दिया जाता है, ठीक? तो इसमें देखिए क्या बताया गया है, लिथियम, लैमोट्रिगिन और कार्बामाजेपिन, ये तीनों क्या है? मूड स्टेबलाइजर, ठीक है? ये तीनों जो दिया हुआ है, लिथियम, लैमोट्रिगिन और कार्बामाजेपिन, ठीक? तो ये तीनों क्या है? ये तीनों हैं आपके मूड स्टेबलाइजर। तो अपने आप आपके पास आंसर आ गया कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है? तो लिथियम, लैमोट्रिगिन, कार्बामाजेपिन, ठीक? तो जैसे कार है, इसको याद रखने के लिए ऐसे सोच सकते हैं, मान लो कि कार है आपके पास और वो लिथियम बैटरी से चल रही है, ठीक है? और कार कैसा है? लैम्बोर्गिनी टाइप कार है, मैं बोल भी नहीं पा रहा, लूंगा कब पता नहीं, ठीक है? लैम्बोर्गिनी कार है और लिथियम आयन बैटरी से चलती है, ठीक है? और उसमें बैठने से बहुत मजा आता है, ठीक? तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये सब क्या हो, मूड अच्छा हो जाता है। मतलब लिथियम से चलने वाली लैम्बोर्गिनी कार में बैठने से बहुत मजा आता है, ठीक है? मूड स्टेबलाइज हो जाता है। तो इसको याद रखेंगे तो आपको पता रहेगा लिथियम, लैम्बोर्गिनी मतलब लेमोर्टिजिन और कार्बामाजेपिन जो है आपका मूड स्टेबलाइजर है। जो बच गया वेनलाफैक्सीन, ठीक है? वेनलाफैक्सीन क्या होता है? एंटी डिप्रेसेंट है। ये SNR1 इनहिबिटर है, मतलब सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर्स। ये मूड स्टेबलाइजर नहीं है। इसका यूज मेनली होता है डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी और पैनिक डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करने के लिए, वेनलाफैक्सीन, ठीक है? तो आपको याद रखना है। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाए तो इसमें यदि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए इसमें से आंसर कोई एक होगा और बाकी 3 के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी कलेक्ट करनी है। तो इस तरीके से हम पढ़ते हैं, ठीक है? लिथियम, लेमोट्रिगिन, कार्बामाजेपिन, वेनलाफ्लेक्सिन, इसमें कौन सा हो गया आपका? लिथियम। आपको बता दिया, ट्रिक क्या बताया कि लिथियम से बैटरी से चलने वाली कार, लिथियम बैटरी से चलने वाली चलने वाली लैम्बोर्गिनी, ठीक है? लैम्बोर्गिनी, ठीक है? कार में मजा आता है, ठीक? तो लिथियम, लैम्बोर्गिनी, कार्बामाजेपिन, ठीक है? और मजा आता है तो मूड अच्छा हो जाता है। ये सब क्या है? मूड स्टेबलाइजर्स, ठीक? नेक्स्ट में आप, नेक्स्ट जो है यहाँ पे आपका क्वेश्चन,
इसमें आपसे पूछा गया है कि न्यूरोलेप्टिक्स आर आल्सो नोन एज, ठीक है। तो न्यूरोलेप्टिक्स जो दवाइयाँ होती है उनको किस नाम से जाना जाता है, ठीक। तो इसमें बताया गया एंटी कन्वर्जेंट, ठीक है, कोलिनर्जिक, नॉन ऑफ दिस, ठीक। तो अब देखिए कोलिनर्जिक तो रिसेप्टर्स होते हैं, तो ये तो ऐसे ही खत्म है, या तो कोलिनर्जिक बोला जाता है, नॉन ऑफ दिस भी हटा दे। एंटी कन्वर्जेंट, एंटी इपिलेप्टिक जो मेडिसिन होती है ना, उनको बोलते हैं, ठीक। अब तो बचा कौन सा, एंटी साइकोटिक्स। तो न्यूरोलेप्टिक जो ड्रग्स है उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। अब आपको क्या बता रहा था कि जो भी ड्रग्स इस तरीके से दिए तो इनसे ना 5 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं, 10 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे बनते हैं, तो जैसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि एंटी साइकोटिक्स है तो डिफाइन एंटी साइकोटिक्स, गिव्स इट्स एग्जांपल्स एंड राइट द मार्केटेड नेम ऑफ सम ड्रग्स, ठीक है, या ब्रांड नेम ऑफ सम ड्रग, ठीक। तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन सकता है। सेम इसी तरीके से डिफाइन एंटी साइकोटिक्स एंड एंटी कन्वर्जेंट, गिव एग्जांपल एंड राइट देयर मार्केट नेम या ब्रांड नेम, ठीक है, सॉरी। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, इससे इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन सीरीज का ये मतलब नहीं है कि यही सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएंगे। इन सीरीज का मतलब है कि आपका रिवीजन थोड़ा पुख्ता हो, मजबूत हो, और इस रिवीजन के हेल्प से आप क्या कर सकते हो कि अपना जो प्रिपरेशन एग्जाम का उसको आसान बना सकते हो, ठीक। चलो नेक्स्ट यहाँ पे जो है देखो बताया गया कि न्यूरोलेप्टिक्स जो ड्रग्स होते हैं उनको साइकोटिक डिसऑर्डर लाइक सिंजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है, और इन ड्रग्स को एंटी साइकोटिक्स भी बोलते हैं क्योंकि ये सिम्टम्स को कम करते हैं, जैसे हेलुसिनेशन का सिम्टम है, डिल्यूजन का सिम्टम है, एजिटेशन का सिम्टम है, इस तरीके के सिम्टम्स को कम करते हैं। तो ये सब का मतलब क्या होता है, हेलुसिनेशन का मतलब मति भ्रम, ठीक है, उन्हें कुछ ना कुछ दिखेगा, लगेगा वहां पे कोई खड़ा है, गेट के पीछे कोई है, गेट में आराम से नॉक नॉक के साउंड सुनाई देंगे, वो अपने आप एक अपनी दुनिया में चले जाता है, ठीक है, हेलुसिनेट करने लगता है। डिजिल्यूशन मतलब भ्रम होगा उसे, ठीक है, कंफ्यूजन होने लगेंगे बहुत चीजों में, रास्ता भूलेगा या फिर कुछ। एजिटेशन मतलब बेचैनी, ठीक है। तो अब देखो यार यहाँ पे हम लोग क्या है ना कि मतलब देख रहे हैं मीनिंग, मीनिंग क्या होगा इसका। तो यदि आपको इस तरीके से पढ़ना है कि कुछ ऐसा बुक हो जिसमें दोनों लैंग्वेज लिखा रहे, मतलब इंग्लिश भी लिखा रहे, पैरेलल में हिंदी भी, क्योंकि तुम तो अलग से कहीं डिक्शनरी नहीं खोलने जाओगे, फोन खोलने गए तो तुम रील्स देखना स्टार्ट कर दोगे, यूट्यूब देखना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। फिर तुम्हारा मीनिंग कहाँ गया और जो चीजें वो कहाँ गई, मतलब यूट्यूब में तुम जीडीसी का चैनल तो नहीं खोलोगे, ये तो 100% है ना कि तुम शॉर्ट्स देखने लग जाओगे, तुम कुछ और काम करने लग जाओगे, चटियाने लग जाओगे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो यदि ऐसी बुक चाहिए जिसमें दोनों तरफ लिखा हो, इंग्लिश भी हो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी हो, कि यदि इंग्लिश में पढ़ फंसे तो हिंदी पढ़ ले, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास जो बुक्स हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज मतलब दोनों लैंग्वेज की बुक्स अवेलेबल हैं, डी फार्म फर्स्ट ईयर के लिए भी और डी फार्म सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो आप जाके उसको अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, या फिर उसको आप अपने जीडीसी के ऐप से परचेज कर सकते हैं, ठीक। और उन बुक्स को पढ़िए, आपको इंटरेस्ट आएगा, आपको खुद में प्राउड फील होगा कि आप डी फार्म कर रहे हैं, ठीक है। आपको क्योंकि नॉलेज के बेसिस पे रिस्पेक्ट मिलता है। एक बात आप मान लो, पैसा ठीक है बट नॉलेज जो है ना वही असली पावर है, ज्ञानम परम बलम, ठीक है। मतलब मेन पावर नॉलेज होता है, नॉलेज के बेसिस पे आप अर्निंग कर सकते हैं, नॉलेज के बेसिस पे आप अपना रिस्पेक्ट पा सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, इस तरीके के बुक्स को पढ़ें, हमारे ऐप से ऑर्डर कर सकते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इतने कम प्राइस में ये बुक मिल जाएंगी। यदि आप क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, यदि आप पहचानते हैं, मतलब हीरो की परख जौहरी को ही होती है, ये जान लेना। कोई भी बोल दे भाई महंगा मिल रहा, 500 रुपये भी आपके लिए महंगा है, तो अब मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता आपको, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंटीसाइकोटिक इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विथ ए ग्रैनुलोसाइटोसिस, ठीक है। ए ग्रैनुलोसाइटोसिस से कौन सा एंटीसाइकोटिक जो है वो आपका एसोसिएटेड है। चार ऑप्शन दिया गया है, क्लोरप्रोमाजीन, ठीक है, हेलोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन और क्लोजापिन, ठीक है। तो ये चार आपके पास दिए गए हैं ऑप्शंस। आपको बताना है कि इनमें से इन चारों के चार क्या है, एंटीसाइकोटिक्स हैं। तो अभी एंटीसाइकोटिक्स ऊपर आपने देखा था, ठीक है, न्यूरोलेप्टिक्स ड्रग,
तो ये एग्जांपल्स हो जाएंगे न्यूरोलेप्टिक्स के। तो इस तरीके के से ना आप एमसीक्यूज को रिलेट कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से जो है आप एमसीक्यूज को रिलेट करके पढ़ सकते हो कि इसमें क्या है कि जैसे एंटीसाइकोटिक्स यहाँ लिखा है, ठीक है, एंटीसाइकोटिक्स यहाँ पे लिखा है, तो ये 4 एग्जांपल्स आपको एंटीसाइकोटिक के हो गए, याद रखने हैं आपको, ठीक है। अब इसमें से कौन ए ग्रैनुलोसाइटोसिस करवा रहा है, ठीक है, या फिर उससे रिलेटेड है, तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? क्लोजापिन, ठीक है, इसका आंसर होगा क्लोजापिन। तो देखिए कैसे बताया जा रहा है इसको, क्लोजापिन एक्सप्लेनेशन देखिए यहाँ पे। क्लोजापिन क्या है? देखिए, क्लोजापिन एंटीसाइकोटिक है। क्लोजापिन क्या है? एंटीसाइकोटिक, न्यूरोलेप्टिक भी बोलेंगे, जो एग्रेनुलोसाइटोसिस से रिलेटेड है। अब क्या होता है एग्रेनुलोसाइटोसिस, क्या होता है? तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट है। मतलब ऐसा एडवर्स इफेक्ट, छोटे मोटे जैसे नोजिया वोमिटिंग तो ऑलमोस्ट हर ड्रग का साइड इफेक्ट है। आप खाओगे, डोज अल्टर हो गया या कोई रिएक्शन हो गया, तो इसमें क्या हो सकता है कि आपको नोजिया वोमिटिंग तो किसी में भी साइड इफेक्ट में लिख सकते हो, एडवर्स इफेक्ट में लिख सकते हो, बट ये जो एग्रेनुलोसाइटोसिस है, ये पोटेंशियली लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट है, जिससे क्या होगा कि रेगुलर जो ब्लड काउंट है आपके बॉडी का, वो घटना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक। तो इसलिए वहाँ पे रेगुलर ब्लड काउंट को मॉनिटर किया जाता है उसके यूज के टाइम। तो देखना है वहाँ पे कि पेशेंट का ब्लड काउंट तो कम नहीं होने लग गया या उसमें कुछ बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस तो नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसका यूज करते समय पेशेंट का मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो तब जो डॉक्टर हर टाइम वहाँ पे बैठ के मॉनिटर नहीं करेंगे ना, तो जो स्किल्ड लोग हैं, फार्मासिस्ट हो गए, नर्सेज हो गए, उनको इन सब का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन, विच वन इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक ड्रग। अब देखो यहाँ पे आपके पास 4 ड्रग का ऑप्शन दिया, बहुत आसान क्वेश्चन, मतलब आज की सीरीज का सबसे आसान क्वेश्चन में भी, कि कौन सा इसमें एनेस्थेटिक ड्रग है, बेहोश करने वाली दवाई कौन सी है। तो एस्पिरिन से तो बेहोश हो गए क्या? इतने एस्पिरिन डिस्प्रिन खा के कुछ हुआ नहीं? हुआ, कभी बेहोश तो नहीं हुए। पैरासीटामोल खा के बेहोश हुए क्या? मिकोनाजोल से बेहोश आप नहीं होते, आपके फंगस, रिंग गार्ड, ये सब जो होता है वो मतलब फंगस पे काम करते हैं, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल, ये सब, ठीक है। कीटामीन जो है ना, ये कीटामीन से बेहोश होते हैं लोग, इसी को बोला जाता है डिसोसिएटिव मतलब एनेस्थेटिक, ठीक है, कीटामीन। तो आपको याद रखना, कीटामीन हाइड्रोक्लोराइड डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया होता है और ये एनेस्थेटिक ड्रग है। बाकी ये सब तो जानते हो, बुखार, बदन दर्द, एंटी फंगल क्रीम्स है, ठीक है। तो सबसे सिंपल क्वेश्चन आज की सीरीज का। नेक्स्ट है, इसमें बताया गया इसका एक्सप्लेनेशन, कीटामिन क्या है? एनेस्थेटिक ड्रग है, शॉर्ट यूज के लिए, माइनर सर्जिकल प्रोसीजर, इमरजेंसी मेडिसिन, एनेस्थेटिक फॉर पेशेंट्स इन शॉक बिकॉज हेल्प इन मेंटेन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो अब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, कौन सा ऐसा एनेस्थेटिक है जो आपका हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को मेंटेन मैनेज करता है, साथ ही साथ एनेस्थेटिक इफेक्ट शो करता है, तो इसमें कौन सा होगा? ये होगा आपका कीटामिन, ठीक है। कीटामिन का एनेस्थेटिक के दवा के तौर पे यूज किया जाता है, छोटी मामूली सर्जिकल प्रक्रिया हो या आपातकाल मेडिसिन, सदमा वाले मरीजों के लिए एनेस्थेटिक के तौर पर यूज किया जाता है, या हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बनाए रखने में मदद करता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट सवाल। अब इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया है कि विच ड्रग इज प्राइमरली यूज्ड एज मूड स्टेबलाइजर इन बाइपोलर डिसऑर्डर, ठीक। तो अब यहाँ पे देखो कौन कौन से मूड स्टेबलाइजर्स थे। अभी एक ट्रिक बताया था, लिथियम आयन वाली कार में बैठ के, लिथियम आयन वाली लैम्बोर्गिनी कार में बैठने से मजा आता है और मूड स्टेबलाइज हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा इसमें से होगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग सोचो, यहाँ पे एक लिथियम दिया हुआ है, फ्लोक्सीटीन दिया हुआ है, डाइजेपाम दिया हुआ है, ठीक है, वेनलाफेक्सिन दिया है। तो कौन सा है जो मूड स्टेबलाइजर के जैसा काम करेगा, कहाँ पे? बाइपोलर डिसऑर्डर में, ठीक है। तो मूड स्टेबलाइजर के जैसा कौन सा काम करेगा, आप बताएं। बाइपोलर डिसऑर्डर आपको बता चुका हूँ, क्या होता है बाइपोलर डिसऑर्डर? दो थॉट प्रोसेस चलते हैं इसमें पैरेलली, ठीक है, कि एक पॉइंट पे आदमी को लगता है कि मैं सही सोच रहा हूँ, फिर लगता है गलत, मतलब वो अपने ही बात को फिर गलत बोलेगा, फिर अपने बात को सही बोलेगा, और वो कंफ्यूजन में रहेगा, ठीक है। मतलब मूड उसका स्विंग होता रहता है हर टाइम, मतलब उसको अपने डिसीजंस पे डाउट होंगे मैक्सिमम टाइम।
तो इसलिए आपको थोड़ा सा मतलब इसमें सोचना रहता है बाइपोलर वाले को, मतलब अपने डिसीजंस में खुद ही कंफ्यूज होंगे, पहले बोलेंगे मुझे ये करना है, फिर बोलेंगे नहीं मुझे अभी तुरंत ये करना है, फिर बोलेंगे नहीं ये नहीं तो वही कर लेता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। तो आप बताएं कि अभी जो आपको ट्रिक बताया था उस ट्रिक के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, ट्रिक में क्या बताया था कि लिथियम आयन वाली लंबोर्गिनी कार में बैठने से मजा आता है और मूड स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक, तो एक ही आपके पास मूड स्टेबलाइजर ड्रग जो दिख रहा है यहाँ पे, वो क्या दिख रहा है, लिथियम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा। ठीक है, डायजेपाम से नींद आता है, वेनलाफेक्सिन अभी देखे तो उसी क्वेश्चन में था। ठीक है, तो वेनलाफेक्सिन मूड स्टेबलाइजर तो है ही नहीं, क्वेश्चन पूछा गया था ना विच ऑफ द फॉलोइंग मूड स्टेबलाइजर, इस तरीके का क्वेश्चन था, तो तीन उसमें मूड स्टेबलाइजर थे। ठीक है, तो वेनलाफ्लेक्सिन मूड स्टेबलाइजर नहीं है, ये तो आपको पता है। डायजेपाम से नींद आ रही है तो वो भी आपको पता है। फ्लोक्सेटिन नहीं होगा, लिथियम इसका आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्वेश्चन नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन है यहाँ पे हमारे पास। इसमें देखिए क्या बताया गया कि लिथियम जो है, लिथियम क्या होता है, लिथियम आपका क्लासिक मूड स्टेबलाइजर है। ठीक है, क्लासिक मूड स्टेबलाइजर एंड इज प्राइमरली यूज्ड टू ट्रीट बाइपोलर डिसऑर्डर। तो बाइपोलर और डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए ही बेसिकली इसका यूज किया जाता है। और खास करके इसमें जो मैनियक एपिसोड्स होते हैं और मूड स्विंग्स होते हैं, ठीक है, आपको पता है बाइपोलर में आपको क्या होते हैं, मूड स्विंग, उनको रोकने के लिए मैनियक मतलब जैसे कि हो सके हाथ धोने की किसी को लग जाती है मैनिया, तो उसमें वो जाके हाथ धोगा हर बार, जिस किसी से भी हाथ यदि हैंडशेक करा या फिर कोई भी चीज को टच कर दिया, जमीन को, फ्लोर को या कहीं पे भी, तो इसको लगता है कि मेरे हाथ बहुत ज्यादा गंदे हो गए, तो वो जाके बार बार हाथ धोएगा। इसी तरीके से क्रिप्टोमैनियाक या लिप्टोमैनियाक होता है, हॉस्टलर्स में होते हैं वो, तो वो क्या करते हैं कि सामानों को चोरी करते हैं। चोरी मतलब उन्हें पता नहीं रहता, इंटेंशनल चोरी नहीं है, वो क्या कहेंगे कहीं घूमने गए, देखा उन्हें अच्छा लग रहा है, उठा के पॉकेट में रख लिया। ठीक है, उन्हें पता भी नहीं चलेगा कब उसने रख लिया, मतलब वो चोर नहीं है। ठीक है, जैसे अभी आए थे ग्राम पंचायत वेब सीरीज, उसमें जैसा सुधीर था ना, एक काइंड ऑफ उसमें, कि वो कब कौन सा सामान उठा के कहाँ रख दे उसे खुद नहीं पता रहेगा कि मैं ये कहाँ रखा हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। तो उन चीजों को कंट्रोल करने के लिए लिथियम का यूज किया जाता है मूड स्टेबलाइजर में। फ्यूलोक्सेटिन एंड वेनलाफैक्सिन ये डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं। ठीक है, याद रखना है, वेनलाफैक्सिन और फ्यूलोक्सेटिन ये डिप्रेशन को ट्रीट करेंगे। डायजेपाम एंजाइटी के लिए यूज होता है, नींद लाता है। ठीक है, तो ये आपके सारे मेडिसिन का जो यूज है वो यहाँ पे कवर अप हो गया। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया 9वां नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक्स इसमें से कौन सा है। ठीक, तो आप बताएं नाम। रेसिपेरिडोन ऑप्शन दिया हुआ है, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, ठीक है, हेलोपेरिडोल और क्लोजापिन। आप बताएं पहली पीढ़ी, मतलब जो स्टार्टिंग में जब हम लोग इसके बारे में एनेस्थेटिक्स के बारे में सोच रहे थे, मतलब एंटीसाइकोटिक्स के बारे में सोच रहे थे, तो कौन सा मतलब सबसे पहले जो ड्रग्स बनी थी वो कौन सी थी। ठीक है, आप ये बताएं एक बार। रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, हेलोपेरिडोल और क्लोजापिन। ठीक है, तो कौन सा इसमें से होगा आपका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी एक टिपिकल पहली पीढ़ी की एंटीसाइकोटिक मेडिसिन है, ये आपको बताना है। ठीक, चलिए इसको इसको इस तरीके से हम लोग देखते हैं यहाँ पे। इसमें बताया गया है कि जो हेलोपेरिडोल है, ठीक है, हेलोपेरिडोल टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है। ठीक, हेलोजेंस का यूज किया जा रहा है इसमें। दूसरा बताया जा रहा है कि रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन और क्लोजापिन ये लोग एटिपिकल, मतलब ये सब सेकेंड जनरेशन के एंटीसाइकोटिक्स हैं, तो इनसे एडवांस है ये सारे, हेलोपेरिडोल से एडवांस मेडिसिन ये सारे होंगे, इनके साइड इफेक्ट कम होंगे। ठीक है, और जो भी है इनके इनसे ज्यादा अच्छा काम करेंगे। हेलोपेरिडोल स्टार्टिंग का था, हेलोजेंस वाले जैसे पुराने सिस्टम में हेलोजेंस से मतलब कौन सा, जैसे क्लोरोफॉर्म टाइप हो गया कुछ ड्रग्स, ठीक है, जो उसका यूज किया जाता था पहले, तो उनको उनके बदले मतलब उनका रिप्लेसमेंट में इनका डिस्कवरी हुआ है, मतलब अब इनको ज्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये टिपिकल फर्स्ट जनरेशन एंटीसाइकोटिक है हेलोपेरिडोल, ये आप याद रखेंगे। ठीक,
अब आपसे पूछा जाएगा कि एंटीसाइकोटिक मेडिसिन के नाम लिखे, तो 4 नाम लिख सकते हैं, हेरोपेरिडोल, रिस्पेरिडोन, ओलेंजापिन, क्लोजापिन और हेलोपेरिडोन को ब्रैकेट में लिख देंगे फर्स्ट जनरेशन, इन सबको लिख देंगे सेकंड जनरेशन। तो एग्जामिनर को लगेगा कि इस बच्चे को आता है, ठीक है, तो आपको मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अब देखो इसमें से पूछा गया है कि सीएनएस स्टिमुलेंट कौन है, ठीक है, सीएनएस स्टिमुलेंट इनमें से कौन है। तो सीएनएस स्टिमुलेंट का मतलब क्या है, जैसे आपको नींद आ रही है तो आप क्या पिएंगे, इसमें से चाय पिएंगे, कॉफी पिएंगे, तो ऐसे पीने से क्या होगा, ये आपका नींद को दूर भगा देगा, ठीक है। ये नींद दूर भगाने के लिए जो यूज कर रहे हैं, तो उस नींद कैसे दूर भाग रही है कि वहाँ पे सीएनएस स्टिमुलेट हो जा रहे हैं, नर्व्स एक्साइट हो जा रहे हैं, ठीक है, डोपामिन का रिलीज हो रहा है जो भी है। तो ये क्या है, कैफीन कहाँ से मिलता है, कॉफी से, ठीक है, कॉफी जो आप पीते हो उससे क्या मिलता है आपको, कैफीन। तो यहाँ या फिर चाय जो पीते हो उससे कैफीन, ठीक है। तो ये सब जो चीजें हैं वो सीएनएस को स्टिमुलेट करती हैं, ठीक है। डाइजेपाम डिप्रेसेंट है, ये आपको नींद लगा देगा, जैसे डाइजेपाम की टैबलेट खाओगे तो स्लीपिंग पिल्स में होता है डाइजेपाम। हेलोपेरिडोल अभी आप देखें एंटीसाइकोटिक्स है ना, फर्स्ट जनरेशन। मॉर्फिन, मॉर्फिन का बताया ना कि अफीम, मतलब इस तरीके से जो कंज्यूम कर रहे हो, तो मॉर्फिन ये सब नारकोटिक्स वाले हैं, आपको सीएनएस डिप्रेस होगा, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन आपका एमसीक्यू का पूरा, ठीक है। कैफीन में बताया गया है कि इसका नाम बताया गया है, यदि कॉग्नोसी पढ़ते हो तो इसका क्लास भी दिखा है कि मिथाइल जेंथिन अल्कोलॉइड होता है, ठीक है। कैफीन क्या है, मिथाइल जेंथिन अल्कोलॉइड। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में काम करता है सीएनएस को स्टिमुलेट करने के लिए, अलर्टनेस को बढ़ाता है, फटीग को घटाता है, जब थक जाते हो बोलते कॉफी पी लेते हैं, एनर्जी आ जाती है, काम करने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके का मेडिसिन है चाय कॉफी, इसलिए, और ये एडिक्टिव भी है, एडिक्शन भी लगती है लोगों को, ठीक। डाइजेपाम सीएनएस डिप्रेसेंट आपको बताया, शांत कर देगा आपके माइंड को, सोना रहेगा वहां पे, ठीक है। जैसे जीपेट वाले बच्चों को हम लोग बोलते हैं कि जब आपको लगने लगे कि आप ज़्यादा अटेम्प्ट कर दिए हैं या आपको सारा आंसर आ रहा है, तो घबराना नहीं है, ठीक है। आपको लिमिटेड टिक करना है आंसर, लिमिटेड आंसर टिक करो, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन, 90 क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 100 अटेम्प्ट कर दो, उसके बाद सो जाओ डाइजेपाम खा के ठीक है, आराम से आपको नींद आ जानी चाहिए 100 अटेम्प्ट करने के बाद। मतलब यदि कभी-कभी होता है बच्चे ओवर कॉन्फिडेंस में सब अटेम्प्ट करते हैं और मैक्सिमम गलत हो जाता है, इसलिए अपने माइंड को अलर्ट रख के, ठीक है, आपको काम करना होगा। माइंड अलर्ट रखना है तो कॉफी पी सकते हो, एक बार अटेम्प्ट हो गया पूरा तो डाइजेस्टाइम खा के सो जाओ, मजाक के लिए बोलते हैं, ऐसा नीड नहीं रहता है, बट उसको सोना है वहाँ पे, क्योंकि आप जैसे गड़बड़ी में देखते कि मुझे ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, आपको लग रहा होगा आ रहा है, बट कभी-कभी छोड़ना बेहतर होता है क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। फिर इसमें हेलोपेरिडोल एंटीसाइकोटिक है, ये स्टिमुलेंट नहीं है। मॉर्फिन सीएनएस डिप्रेसेंट है, आपको बताया ओपियोइड होता है ये, ठीक है। तो ये भी पेन किलर के जैसा यूज किया जाता है, एंटीसाइकोटिक स्टिमुलेंट नहीं है ये। हेलोपेरिडोल फर्स्ट जनरेशन का है, अभी पढ़ा। इसी तरीके से आपको याद रखना है इन चीजों को, ठीक है, कि जब ये एमसीक्यू बना रहे हैं तो इसका मतलब नहीं कि सिर्फ एमसीक्यू बना रहे हैं, इसमें जो भी एक्सप्लेनेशंस हैं उनको प्रॉपर याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास फिल इन द ब्लैंक्स। देखो आपसे पूछा गया नाइट्राजेपाम, अभी ऊपर भी आया था नाइट्राजेपाम, तो नाइट्राजेपाम कौन से क्लास के ड्रग से बिलोंग करता है, मतलब ये फार्माकोलॉजी जब सेकेंड ईयर में पढ़ोगे ना तो उसमें क्लासिफिकेशंस आएंगे, ठीक है। तो नाइट्राजेपाम है, तो यदि ऑप्शन में यदि यही एमसीक्यू में आ गया तो आपको देखना है एजपाम लिखा हुआ है, तो ये डायज़ापाम से मिलता-जुलता है, यहाँ पे भी AZE है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बेंजोडाइज़ापीन के क्लासिफिकेशन में, मतलब एनेस्थेटिक को भी 2-3 क्लास में बांटा गया, तो वो जो क्लास होते हैं बेंजाडाइज़ोपिन, उसी में अज़ेपाम, लोराज़ेपाम, ठीक है, डायज़ेपाम, ये सारे मेडिसिन आते हैं, सबका क्लास। नाइट्राज़ेपाम के जगह पे आपको यदि डायज़ेपाम या लोराज़ेपाम लिख दें तो आपको क्या समझ लेना, बेंजोडाइज़ोपिन क्लास के ड्रग्स हैं, ठीक। तो बेंजोडाइज़ेपिन क्लास के जो ड्रग होते हैं वो एंग्जाइटी को कम करते हैं, स्लीप मतलब नींद लाने में हेल्प करते हैं। डायज़ेपाम बोल रहा हूँ ना, खा के स्लीपिंग पिल्स में रहते, खा के सो सकते हो, ठीक है, दिमाग को शांत करते हैं, अच्छी नींद आ जाएगी। नाइट्राजेपाम क्या है, कॉमनली यूज्ड है सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स, ठीक है, सेडेशन और हिप्नोटिक्स के जैसा इसका काम किया जाता है, ठीक। तो याद रखना है नाइट्राजेपाम बेंजोडाइज़ोपिन क्लास का ड्रग है, ठीक है। जब आप यदि लिखोगे सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के बारे में शॉर्ट नोट्स आएगा तो एग्जांपल में आप नाइट्राजेपाम या बेंजोडाइज़ेपिन लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि लोकल एनेस्थेटिक्स ब्लॉक नर्व कंडक्शन बाय इनहिबिटिंग डैश चैनल,
मतलब आप पढ़े होंगे नर्व्स का कंडक्शन एचएपी में, ठीक है, कि किस तरीके से नर्व्स कंडक्ट करती हैं, कैसे एक नर्व से दूसरे नर्व्स में जो है मैसेज पहुंचता है। तो इसके जो न्यूरॉन्स होते हैं यहाँ पे ना, इसमें मतलब इसके एक्सोन पार्ट में यहाँ पे चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल, पोटेशियम चैनल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सोडियम चैनल्स को जब इनहिबिट करते हैं, ठीक है, तो नर्व्स ब्लॉक हो जाते हैं। तो जैसे आपको बताया, पिंच किया, यहाँ से इंफॉर्मेशन लेके इसको जाना है ब्रेन तक, लेकिन यदि हम इस नर्व्स का सोडियम चैनल को ब्लॉक कर दें तो ये नर्व क्या होगा, मैसेज को कंडक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसका साल्टेटरी मूवमेंट होता है, मतलब इस तरीके से जो है, हाँ, यहाँ से ये इधर ऐसे जंप कर करके इन्फॉर्मेशन जाते हैं, इसलिए क्विक रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत मच्छर काट रहा तुरंत आइडिया लग जाता है, इतना जल्दी कैसे पता चल रहा है। तो ये सॉल्टेटरी मूवमेंट होता है, यहाँ से आयंस का मतलब जो जंपिंग मोशन करके ये इन्फॉर्मेशन एक्सोन के थ्रू पूरा नर्व में ट्रेवल करते हैं और दूसरे न्यूरॉन्स तक पहुंचते हैं, ठीक है। सोडियम चैनल्स हैं, उन चैनल को ब्लॉक करने से नर्व कंडक्शन जो है रुकता है, ठीक। तो लोकल एनेस्थेटिक ब्लॉक नर्व कंडक्शन बाय इनहिबिटिंग सोडियम चैनल्स, by blocking voltage gated sodium channel. They prevent depolarization of nerve membrane, stopping the propagation of action potential and thus numbing sensation. मतलब वोल्टेज गेटेड आयन चैनल्स होते हैं सोडियम के, तो जब आप अप्लाई कर रहे हैं वो टॉपिकल एजेंट जैसे लिडोकेन ये सब, तो ये क्या करते हैं कि वहां पे नर्व मेम्ब्रेन के को डिपोलराइज कर देते हैं, ठीक है। ये एचएपी का टॉपिक है, आपको वहां पे पढ़ना है, रिपोलराइजेशन डिपोलराइजेशन ऑफ नर्व सेल। तो वहां पे ये नर्व सेल को डिपोलराइज कर देते हैं, जिससे जो इनका मैसेज है वो आगे नहीं जाता, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होना बंद हो जाता है, यहाँ पे करंट जनरेट होगा लेकिन आगे वो नहीं प्रोसीड करेगा, क्योंकि सोडियम चैनल नहीं है, मतलब 3 सोडियम अंदर आते हैं तो 2 पोटेशियम बाहर जाते हैं, इस तरीके का कुछ लॉजिक है, या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। तो इससे वहां पे जो है नंबनेस फील होता है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, ये है यहाँ पे प्रोपोफॉल, ठीक है। प्रोपोफॉल को किस कैटेगरी का एनेस्थेटिक बोला जाता है, ठीक है। प्रोपोफॉल को किस कैटेगरी का एनेस्थेटिक बताया जाता है, तो इसमें बोला गया है कि प्रोपोफॉल तो अभी आप पढ़े थे ना कि इंजेक्ट करते हैं इमल्सन, ओ बाई डब्ल्यू टाइप इमल्सन बनता है, इंजेक्टेबल इमल्सन। तो आपको याद रखना है कि आईवी जो है, आईवी इंजेक्शन के थ्रू हम लोग देते हैं इसको, ठीक है। इंट्रावेनस इंजेक्शन के थ्रू प्रोपोफॉल को देते हैं, आपको याद रखना है, ओ बाई डब्ल्यू टाइप इमल्सन बनते हैं इसके। Category of intravenous general anesthetic given through a vein to introduce rapid unconsciousness during surgery. सर्जरी के टाइम में यदि रैपिड अनकॉन्शियसनेस चाहिए कि पेशेंट सोया रहे, तो इसका इंजेक्शन प्रोपोफॉल का इंजेक्शन लगा देंगे, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन कि जीबी केट, अभी बताया था जीबी केट केटामीन का है, क्योंकि केट आ रहा है ना तो ऑप्शन भी दिया रहेगा तो केटामीन समझ जाओगे। केटामिन हाइड्रोक्लोराइड ऐसा ड्रग है जिसको डिसोसिएटिव मतलब एनेस्थेटिक भी बोला जाता है, तो आपको याद रखना है नाम केटामिन। जीबी कैट इज ए ब्रांड नेम ऑफ केटामिन, ठीक है। इसका और भी ब्रांड नेम्स है, ठीक है। तो जीबी केट मोस्ट कॉमन है, इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया। इसको डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक भी बोलते हैं, जो इंडक्शन करता है एनेस्थीसिया का पेन मैनेजमेंट, ठीक है। ये इसका ब्रांड नेम है जीबी केट केटामिन का। केटामिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम पे फॉर्मुलेशन आता है, ठीक है। C13H16 या 17 भी लिख सकते हो, Cl2 या फिर Cl भी लिख सकते हो, और NO, ठीक है। तो ये आपका केटामिन है, ठीक है। ऐसा स्ट्रक्चर होगा केटामिन का, बहुत बार पूछा भी जाता है। एक साइक्लोहेक्सेन होगा, इसके सेकेंड पोजीशन पे आपको एक ये लगाना है रिंग, ठीक है, क्लोरोफिनाइल, और सेकेंड पोजीशन पे एमिनो, ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चर होता है कीटामिन का, ठीक है। अब इसे में HCl लिख दोगे तो ये कीटामिन हाइड्रोक्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, ये इसका स्ट्रक्चर है। मेन जो चेन होता है इसमें साइक्लोहेक्सेनॉन होता है, उसके सेकेंड पोजीशन पे आपका क्लोरोफिनाइल ग्रुप लगा रहेगा, और इस सेकेंड पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगा रहेगा, ठीक है, मिथाइल अमीनो ग्रुप सेकेंड पोजीशन पे ही। तो यही इसका मतलब कीटामिन का स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट है देखो, बेसिक हेट्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट इन क्लोरप्रोमाजीन। क्लोरप्रोमाजीन में कौन सा हेट्रोसाइक्लिक रिंग आपका प्रेजेंट रहेगा, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री पढ़े हो यूनिट 4 में, उसी में बताए फेनोथायाजीन जो रिंग होता है वो रिंग प्रेजेंट होगा आपका क्लोरप्रोमाजीन में, ठीक है। तो आपको याद रखना है क्लोरप्रोमाजीन जो भी है ड्रग है उसमें आपका फेनोथायाजीन साइकिल प्रेजेंट होगा।
बेसिक हेटेरोसाइक्लिक रिंग, क्लोरप्रोमाजिन, एमसीक्यू के फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, फार्मासिस्ट के एग्जाम में या फिर सीआरई एमसीए सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आपको हेटेरोसाइक्लिक रिंग ऑलमोस्ट सारे ड्रग के पता होने चाहिए। इट इज केमिकल स्ट्रक्चर इज ट्राइसाइक्लिक रिंग सिस्टम कॉल्ड फेनोथायाजीन विच इज की टू इट्स एंटीसाइकोटिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ट्राइसाइक्लिक रिंग का एक बनता है स्ट्रक्चर क्लोरप्रोमाजीन में, ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। उस रिंग का नाम क्या होगा? फेनोथायाजीन रिंग। नेक्स्ट फिलअप आपसे पूछा गया है कि बार्बिचूरेट्स इंक्रीजेज द डैश ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ठीक है, तो क्लोराइड चैनल्स का जो है ड्यूरेशन को इंक्रीज कर देता है, ज्यादा देर तक आपके क्लोराइड चैनल खुले रहेंगे। तो ये क्या होता है? बार्बिचूरेट्स इनहेंस गाबा रिसेप्टर एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द ड्यूरेशन दैट क्लोराइड चैनल रिमेन ओपन। ठीक है, तो गाबा ए रिसेप्टर्स आपके बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, उन रिसेप्टर्स का ड्यूरेशंस को इंक्रीज करता है, उनका जो क्लोराइड चैनल है उनको खोले रखता है ज्यादा टाइम तक के लिए। ठीक है, जिससे हाइपरपोलराइजेशन होगा न्यूरॉन का और सीएनएस डिप्रेस हो जाएगा, मतलब ब्रेन में इंफॉर्मेशन नहीं आएंगे और तो डिप्रेस हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा दिमाग। ठीक है, तो बार्बिचूरेट्स का ये काम होता है। ठीक है, अगला जो है मॉर्फिन क्या है? पावरफुल डैश एनाल्जेसिक, तो ओपियोइड एनाल्जेसिक, इसकी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, इसलिए इसको नॉर्मल जैसे सर दर्द होगा तो मॉर्फिन नहीं खाओगे। ठीक है, आपको ऐसे दुकान में मिलेगा भी नहीं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, क्योंकि ये सब नार्कोटिक ड्रग्स है और इनको रखने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए। ठीक है, यदि आप ऐसे नॉर्मल किसी को डिलीवर नहीं कर सकते मॉर्फिन, कोडीन और ये सब ड्रग, ये सब नार्कोटिक्स, इनका बहुत मतलब हैबिट लग जाता है, तलब लगता है। ठीक है, तो ये ओपियोइड एनाल्जेसिक में आता है। ठीक है, powerful opioid analgesic act on opioid receptor in CNS to relieve severe pain. It is strong enough for post-surgical pain और कैंसर पेन। मतलब कैंसर पेन के लिए या सर्जरी के बाद के पेन के लिए, बताया ना बोन कैंसर में पेन होता है बहुत तेज, तो उसमें इसको यूज करते हैं। ठीक है, और इट एक्ट ऑन ओपियोइड रिसेप्टर, ब्रेन में ओपियोइड रिसेप्टर रहता है, उनमें काम करते हैं और सीवियर पेन से आपको जो है रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ओपियोइड रिसेप्टर्स, ओपियोइड एनाल्जेसिक में ये आते हैं मॉर्फिन। नेक्स्ट है जनरल एनेस्थेटिक प्रोड्यूस डैश ऑफ कॉन्शियसनेस। ठीक है, जनरल एनेस्थेटिक कैसा कॉन्शियसनेस को क्या करते हैं? तो लॉस कराते हैं ना, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस करते हैं। ठीक है, कि जनरल एनेस्थेटिक क्या करते हैं? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस प्रोवाइड करते हैं। कॉमन क्वेश्चन है ना कि आपकी चेतना जो है सो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक है, आपको कुछ होश में नहीं रहेगा, दिखेगा नहीं, तो बेहोश कर देते हैं, उसी को इंग्लिश में बोल रहे लॉस ऑफ, चेतना का क्या होता है? लॉस होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नैलोक्सोन। नैलोक्सोन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ, किसका एंटागोनिस्ट है? तो ये बोला जा रहा है ओपियोइड्स का एंटागोनिस्ट होता है नैलोक्सोन। ठीक है, नैलोक्सोन इज एन एंटागोनिस्ट ऑफ ओपियोइड्स। ये क्या कर रहा है? ये ब्लॉक कर रहा है ओपियोइड रिसेप्टर को सीएनएस में। सीएनएस में जो आपको बताया कि ओपियोइड रिसेप्टर्स है, उनको जाके ये नैलोक्सोन क्या करेगा? ब्लॉक कर देगा। तो यूज टू रिवर्स ओपियोइड ओवरडोज, यदि ओपियम का या फिर मॉर्फिन का ओवरडोज हो गया बहुत ज्यादा, तो उसको कम करने के लिए ये यूज किया जाता है कि ये क्या करेगा? जाके जो ब्रेन में आपके रिसेप्टर्स है, ओपियोइड रिसेप्टर्स, उनको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो ये जो मॉर्फिन आप कंज्यूम किए हो ना, वो वहां जाके बाइंड ही नहीं कर पाएंगे, तो जिससे आपको क्या होगा कि उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ज्यादा यदि मॉर्फिन ले लिए तो जाके वो बाइंड करेंगे, तो इतना ज्यादा सीएनएस डिप्रेस हो सकता है कि आपकी डेथ भी हो सकती है। बट ये क्या करेंगे? वहां पे हेल्प करते हैं, जाके पहले ब्लॉक कर देंगे रिसेप्टर्स को। ठीक है, उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देंगे, जिससे आपके वहां पे ओपियम वाले जो है मॉर्फिन, वो जाके वहां बाइंड अप नहीं होंगे। ठीक, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है SSRI। ठीक है, इंक्रीज द लेवल ऑफ डैश इन द ब्रेन। तो SSRI क्या है? सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर, ऊपर भी आया था। ठीक है, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनिबिटर्स, ये क्या करते हैं कि ब्रेन में सेरोटोनिन का लेवल को इंक्रीज करते हैं। ठीक, सेरोटोनिन का लेवल को इंक्रीज करेंगे, तो इससे क्या होगा? दे प्रिवेंट सेरोटोनिन फ्रॉम बीइंग रीअब्सॉर्ब्ड एंड मेकिंग मोर सेरोटोनिन अवेलेबल टू इम्प्रूव मूड। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? आपका सेरोटोनिन के लेवल को बनने से रोक रहे हैं। ठीक है, और रीअब्सॉर्ब होने, तो जिससे क्या होगा कि ज्यादा से ज्यादा जो है सेरोटोनिन का लेवल इम्प्रूव रहेगा और आपका जो मूड है वो इम्प्रूव होगा। ठीक, तो मूड स्टेबलाइजर के जैसा भी इसको सोच सकते हैं। SSRI इंक्रीज द लेवल ऑफ सेरोटोनिन इन ब्रेन। ठीक, ये अपना मैकेनिज्म फॉलो करेंगे। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनिबिटर, मतलब जैसे सेरोटोनिन बने
वो चले जाएंगे वापस रीअब्जॉर्ब होंगे, तो उस रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करेंगे। तो इससे क्या होगा, सेरोटोनिन अवेलेबल रहेगा, और अवेलेबल रहने से क्या होगा, आपका मूड, ब्रेन मतलब जो रहेगा सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास वन वर्ड क्वेश्चन, न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन सिंजोफ्रेनिया। ठीक है, स्किंजोफ्रेनिया बोलो या सिंजोफ्रेनिया बोलो, स्किंजोफ्रेनिया बोल रहे हैं, तो इसमें डोपामीन होता है। ठीक है, डोपामीन के कारण आपको सिंजोफ्रेनिया होगा। न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व इन सिंजोफ्रेनिया इज डोपामीन। ओवर एक्टिविटी ऑफ डोपामीन स्पेशली इन मेसोलिम्बिक पाथवे इज इम्प्लीकेटेड इन सिंजोफ्रेनिया। ठीक है, तो डोपामिन की ज्यादा एक्टिविटी खासकर मेसोलिम्बिक पाथवे में सिंजोफ्रेनिया से जुड़ी है। तो आपको याद रखना है, डोपामिन के कारण आपको जो है सिंजोफ्रेनिया का है जो कॉम्प्लिकेशंस है वो होगा। ठीक है, तो ये वन वर्ड क्वेश्चन है कि कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर जुड़ा हुआ। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, जैसे मान लो कि न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए ना यहाँ से केमिकल साइनेप्स होते हैं। तो ये क्या करेगा, मतलब इसको जाके बोलेगा थोड़ी ना, ये यहाँ से कुछ केमिकल्स रिलीज कर देगा। अब यही केमिकल को दूसरा वाला नर्व के डेंड्राइट डिटेक्ट करेंगे, और इसी वाले मैसेज, इसी केमिकल्स को लेके आगे जाते जाएंगे। इससे ही नर्व कंडक्शंस होते हैं। ठीक है, तो नर्व कंडक्शंस में ये हेल्प करते हैं। जैसे आप कुछ पिंच किए यहाँ पे, या फिर कुछ भी रॉड से लग गया आपको, तो यहाँ से न्यूरॉन्स के पास जाएगा इम्पैक्ट, और ये न्यूरॉन आगे जाके कुछ केमिकल्स रिलीज करेंगे, उन्हीं केमिकल्स को हम बोले न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो जैसे डोपामिन हो गया, एसिटाइलकोलिन हो गया, ये सब क्या होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। नेक्स्ट है आपके पास एंटीसाइकोटिक्स ऑफ चॉइस इन ट्रीटमेंट ऑफ रेजिस्टेंट स्किज़ोफ्रेनिया। यदि इलाज प्रतिरोधी स्किज़ोफ्रेनिया हो गया तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, तो उसके लिए क्लोजापिन आपके ड्रग ऑफ चॉइस है। ठीक है, तो क्लोजापिन को कब यूज किया जाता है, जब पेशेंट सारी दवाइयों का रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। कोई भी आप दवाई दे रहे हो, उसको कोई काम नहीं कर रहा, उसका बीमारी ठीक नहीं हो रहा, स्किज़ोफ्रेनिया ठीक नहीं हो रहा, तो आप क्या देंगे, क्लोजापिन दवाई देंगे। ठीक है, दो इट रिक्वायर रेगुलर ब्लड मॉनिटरिंग। अब इसको बताया था, क्यों इसको लास्ट में दिया जाता है, क्योंकि एक ग्रेनुलोसाइटोसिस करता है। ठीक है, उसके कारण से इसका ब्लड लेवल को हमेशा मैनेज करके रखना है, मॉनिटर करना है, देखते रहना है कि क्या हो रहा है, इसलिए सबसे लास्ट में इसको दिया जाता है। ए ग्रेनुलोसाइटोसिस काउज करता है, इसलिए इसको सबसे लास्ट में दिया जाता है कि अब कोई दवाई काम ही नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे, क्लोजापिन ट्राई करके देखते हैं। लेकिन क्लोजापिन का डेडली एडवर्स इफेक्ट है एग्रेनुलोसाइटोसिस, उसको प्रिवेंट करना होता है। ठीक है, इसलिए उसका ब्लड लेवल को मॉनिटर करते हैं हम लोग हमेशा। अब विच एक्ट एज मूड स्टेबलाइजर अदर देन लिथियम। लिथियम के अलावा और मूड स्टेबलाइजर का नाम जानते हो, तीन तो बता दिया था ना, लिथियम वाली कार, ठीक है, लिथियम वाली आयन कार लैम्बोर्गिनी कार होती है। ठीक है, कारमाजेपिन बताया था, उसमें बैठने से क्या होता है, मजा आता है, मूड स्टेबलाइज होते हैं। ठीक है, तो और इसके अलावा ये हो गया, वो तीन तो आपको याद रखना है, तो उसमें उन तीनों में से भी कोई भी लिख सकते हो। साथ ही साथ एक और आपको याद कर लो, वेलप्रोएट। ठीक, तो वेलप्रोएट भी उसके जगह काम कर सकता है। तो इसमें देखो एग्जांपल दिया है, जैसे लिथियम तो क्लासिक मूड स्टेबलाइजर हो गया, बाइपोलर डिसऑर्डर में दोगे। ठीक है, फिर होता है वाल्प्रोएट, फिर कार्मामाजेपिन हो गया, लैमोट्रिजिन बता दिया। तो ये सब क्या है कि एटिपिकल एंटीसाइकोटिक है, और वाइडली यूज होता है अल्टरनेटिव डिपेंडिंग ऑन वेदर मैनिया है या डिप्रेशन है। ठीक है, जैसे बाइपोलर में मैनिया का एपिसोड आता है, डिप्रेशन का एपिसोड आता है। ठीक, तो इसको मतलब एक बार हाइपर एक्टिविटी होगा, एक बार ब्रेन डिप्रेस होगा, एक बार लगेगा कि बार बार जैसे हाथ धोने जाए, एक बार नम होकर बैठे रहेंगे। समझ गए, तो ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बाइपोलर में होता है। कौन सा वाला एपिसोड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेडिसिन देना उस पर, बट मूड स्टेबलाइजर में ये भी है। ठीक है, वेलप्रोएट, लिथियम, लेमोट्रिजीन, कार्माजेपिन, वेलप्रोएट आपको याद रखना है। ठीक, नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन जो आपके पास, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट इंसोम्निया। यदि आपको नींद नहीं आ रही, इंसोम्निया मतलब नींद नहीं आने की बीमारी है, तो उसके लिए कौन सा ड्रग ऑफ चॉइस देंगे, कौन सा दवाई है जो आपको इस तरीके से नींद लाने में हेल्प करे, तो उसका नाम है जोल्पीडेम। ठीक है, जोल्पीडेम क्यों देते हैं, ऐसे तो बहुत सारे मेडिसिन है, लेकिन ड्रग ऑफ चॉइस ये क्यों है, तो ये तुरंत काम करता है। ठीक है, तुरंत काम करेगा, साइड इफेक्ट इसका मिनिमल है। ठीक है, लेस नेक्स्ट डे सेडेशन, मतलब कुछ मेडिसिन ऐसे हैं आज खाएं तो कल तक हैंग ओवर रहेगा आपको। ठीक है, आपको कल भी नींद आने, मतलब पूरे कॉन्शियसनेस में आप नहीं आएंगे। तो इसलिए जोल्पीडेम का ये नेक्स्ट डे सेडेशन बहुत कम होता है, इसलिए इसको ड्रग ऑफ चॉइस बनाया गया बाकी के कंपैरिजन में। ठीक है,
नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सीएनएस क्या है। तो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है आपका गाबा। ठीक है, गाबा वो साउथ अफ्रीका वाला क्रिकेट वाला नहीं है, ये अलग गाबा है जिसका फुल फॉर्म होता है गाबा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, प्राइमरी इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज गाबा गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड। ठीक है, तो गाबा रिड्यूसेस द एक्टिविटी ऑफ न्यूरॉन्स, ये क्या करते हैं ब्रेन को एक्टिविटी को मतलब न्यूरॉन्स की एक्टिविटीज को सप्रेस कर रहे हैं। जैसे न्यूरोट्रांसमीटर में आपको दूसरा एसिटाइल कोलिन बताया, तो वो न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करते हैं, ये क्या करेगा न्यूरॉन्स को डिप्रेस करेगा, इनएक्टिव करेगा। ठीक है, कैसे? बाय मेकिंग इट हार्डर फॉर देम टू फायर। ठीक है, उनको क्या कर देगा, उनको न्यूरॉन्स से वहां से केमिकल से रिलीज ही नहीं होंगे, तो ये चीज बताया गया। उसको ऐसा मैकेनिज्म है गाबा का कि वो वहां पे ऐसा ब्लॉक करता है कि न्यूरॉन्स अपने तक मैसेज गया उसको आगे पुश नहीं कर पाए। इट बाइंड्स टू गाबा रिसेप्टर मेनली गाबा एंड गाबा बी ऑन न्यूरॉन्स। ठीक है, ये गाबा ए और गाबा बी रिसेप्टर पे जाके काम करता है। गामा अमीनो ब्यूटारिक एसिड नाम है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विच नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक एक्टिंग ऑन सीएनएस। तो इसमें से कौन सा नॉन ऑपियोइड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक मतलब दर्द सही करने वाला। ठीक है, तो कौन सा एनाल्जेसिक है जो ब्रेन में काम करता है। जैसे आप जो भी एनाल्जेसिक है उसको ले रहे हैं, यदि वो सीएनएस पे एक्ट करेगा और हैबिट फॉर्मिंग हो जाता है बहुत टाइम पे। ठीक है, तो जो ऑपियोइड वाले होंगे जैसे मॉर्फिन वॉर्फिन हो गया, वो हैबिट फॉर्मिंग है, ब्रेन पे काम करते हैं। लेकिन उनके अलावा कौन सा है जो नॉन ओपियोइड है और सीएनएस पे काम करेगा, तो वो क्या हो जाएगा पैरासीटामोल। ठीक है, दर्द के लिए पैरासीटामोल ले सकते हैं, तो वो सीएनएस पे भी काम करता है लेकिन हैबिट फॉर्म नहीं है। पैरासीटामोल खाने की बीमारी किसी को नहीं लगती। ठीक है, यदि लगती तो उसको भी सस्ते नशे में ऐड कर दिया जाता। ठीक है, 10 रुपए में एक पत्ता, एक एक गोली खा के सो रहे हैं रोड पे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, पैरासीटामोल का कोई हैबिट नहीं लगता, इसलिए ये नॉन ओपियोइड है। और एनाल्जेसिक मतलब पेन किलर इफेक्ट होता है, सीएनएस में भी जाता है। ठीक है, पैरासीटामोल का केमिकल नेम क्या है एसिटा एमिनोफिनोल। ठीक है, एसिटा एमिनोफेन भी बोलते हैं। इट्स पेन रिलीविंग इफेक्ट है, कैसे आता है, तो इट इनहिबिट सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस मेनली इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो दिमाग में और स्पाइनल कॉर्ड में ये जो सेंट्रल प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस है उसको ब्लॉक करता है। ठीक है, और इसके कारण पेन से रिलीफ देता है। नेक्स्ट है कि विच सीएनएस डिप्रेसेंट यूज्ड एट प्री एनेस्थेटिक। जो सीएनएस डिप्रेसेंट है उनको पहले एनेस्थीसिया के जैसा यूज किया जाता था जब उसका ट्रू पोटेंशियल नहीं पता चला था। जैसे अभी ड्रग रिपर्पसिंग का कंसेप्ट चलता है, एक ही मेडिसिन से और क्या क्या इलाज हो सकता है। ठीक है, उस पे काम कर रहे हैं साइंटिस्ट लोग। तो सीएनएस डिप्रेसेंट में प्री एनेस्थेटिक पहले कौन सा ऐसा था जिसको हम लोग प्री एनेस्थेटिक मतलब एनेस्थीसिया से पहले देते थे। ठीक है, तो बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में बताया गया कि बेंजोडाइजेपिन्स ऐसे थे जिनको पहले एनेस्थीसिया में यूज किया जाता था, बाद में सीएनएस डिप्रेसेंट के जैसा यूज किया जाने लगा। ठीक है, ऐसा है कुछ इसमें। सीएनएस डिप्रेसेंट यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक प्री मेडिकेशन बिफोर सर्जरी। ठीक है, ऐसे भी सोच सकते हो कि एनेस्थीसिया देने से पहले या फिर उससे उसको प्री एनेस्थीसिया देने से पहले जो मेडिसिन दिए जाते हैं जिससे सीएनएस आपका डिप्रेस हो। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्री एनेस्थेटिक। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि सीएनएस डिप्रेसेंट यूज्ड एज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन बिफोर सर्जरी इज आर यूजुअली बेंजोडाइजेपिन्स। ठीक है, बेंजोडाइजेपिन्स का अभी आपको एग्जांपल बताया था, नाइट्रोजेपाम ये सब जो थे। मीडोजोलम मोस्ट कॉमनली यूज्ड है इसमें, डाइजेपाम समटाइम यूज्ड, नाइट्रोजेपाम भी आया था अभी, लोराजेपाम भी होता है। तो जिसमें जेपाम इस तरीके से आ रहे हैं ना, तो वो सारे मेडिसिन होते हैं, इनको प्री एनेस्थेटिक्स बोला जाता है। ठीक, नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ हिप्नोटिक यूज फॉर स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप डिसऑर्डर में अभी नाइट्राजेपाम ही देंगे। ठीक है, हिप्नोटिक्स ऐसे हिप्नोटिक्स जैसे स्लीप डिसऑर्डर है, रात में बार बार नींद खुल जा रहा है, नींद नहीं आ रहा है, तो उसमें नाइट्राजेपाम आपको देना। ये भी क्या है बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है, आपको पता है एजेडी आ रहा है, इसमें भी एजेडी है इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा बेंजोडाइजेपिन डेरिवेटिव है और यूज किया जाता है हिप्नोटिक यूज फॉर स्लीप डिसऑर्डर स्पेशली इंसोम्निया, नींद नहीं आने के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि ड्रग कॉजिंग डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस। ठीक है, वह दवा जो लत और सहनशीलता पैदा करती है, मतलब लत लग जाएगा उस मेडिसिन का, तो जहां पे भी लत आए वहां ओपियोइड याद रखना है। ठीक है, ओपियोइड मतलब ओपियम, मॉर्फिन एग्जाम्पल हो जाएगा, कोडीन एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सारे दवाइयों की आदत लग जाती है। ठीक है, तो ओपियोइड से सब इसलिए इनको नार्कोटिक्स बोला जाता है।
ठीक। These are perhaps the most common drug associated with both rapid tolerance एंड फिजिकल डिपेंडेंस। ठीक है, हेरोइन हो गया, मॉर्फिन हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गया, हाइड्रोकोडोन हो गया, फेनेंटाइल, कोडीन। ठीक है, ये सब नाम आपको बताया। तो कोडीन फॉस्फेट करके पहले कफ सिरप मिलता था कि लोगों को बहुत खांसी हो रही है तो सो जाओ, तो वो दवाई पी के सीएनएस डिप्रेसेंट हो जाता है और नींद आ जाती है। अल्कोहल के इक्विवेलेंट होता है, जैसे बिहार बिहार में शराबबंदी हुई थी तो लोग कोडीन फॉस्फेट पीने लग गए थे कफ सिरप के फॉर्म में। ठीक है, तो इस पे भी बैन लगाया गया। तो ड्रग कॉजिंग डिपेंडेंस एंड टॉलरेंस में ओपियोइड आपको याद रखना है। ठीक है, लत मतलब इनकी नशा, मतलब क्या बोलते हैं, नशा खुरान, मतलब लोग इसको एज ए अपने अंदर कंज्यूम कर रहे हैं जिससे उनको नशा हो रहा है। ठीक है, सेडेशन फील हो रहा है, अच्छा लग रहा है खाने में, ऐसा हो जाएगा। मतलब स्टार्ट मजबूरी में किए थे क्योंकि कैंसर है, जैसे मुन्ना भैया का वो डायलॉग है ना, स्टार्ट मजबूरी में किए थे अब मजा आने लगा। तो वो ऐसा जो ड्रग है ना, ये ओपियोइड है। इसमें क्या होगा कि आप इसको, पेन हो रहा था, अनबियरेबल पेन, कोई भी ड्रग से सही नहीं हो रहा था, आपने ओपियोइड लिया, अब पेन ठीक हो गया, लेकिन अब ओपियोइड खाने की आदत लग गई। ठीक है, जैसे जहाँ ओपियम ओपियम की खेती होती है ओपियोइड्स की, वहाँ पे जो तोते होते हैं, मतलब पैरट्स, उनको आदत लग जाती है खाने की, वो उसका लेटेक्स को कंज्यूम करते हैं उसके फ्रूट से। ठीक है, और बाद में उनको उनका हैबिट लग जाता है, तो सब उसी खेत के अगल बगल लेटे रहते हैं, मरे रहते हैं, मतलब कंज्यूम करके पड़े रहेंगे वहां पे, कहीं जाएंगे ही नहीं। ठीक है, तो ये होता है हैबिट फॉर्मिंग, एनिमल्स में भी हो जाता है। नेक्स्ट है विच इज फास्ट एक्टिंग बेंजोडाइजोपिन। तो मिडाजोलम अभी तुरंत पढ़े कि मिडाजोलम को प्री एनेस्थेटिक के जैसा यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि फास्ट एक्टिंग भी है और प्री एनेस्थेटिक सेडेशन, शॉर्ट प्रोसीजर, मतलब ऐसा मेडिसिन क्या कि खिला दिए 10 घंटा वेट करना पड़े उसके बेहोश होने का तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो तुरंत इम्पैक्ट करे, जो तुरंत काम करे, वैसा मेडिसिन चाहिए। तो प्री एनेस्थेटिक सेडेशन के लिए, शॉर्ट प्रोसीजर के लिए यूज होता है। इंडक्शन ऑफ एनेस्थीसिया के लिए भी इसको यूज करते हैं। कैसे दे सकते हैं? ओरली, इंट्रावेनस, मतलब या तो टैबलेट के फॉर्म में, ठीक है, या इंट्रावेनस इंजेक्शन लगा सकते हैं, या मसल्स में भी जो है इंजेक्शन इसका दे सकते हैं, किसका, मिडाजोलम का। ठीक है, तो ये था आज का सेशन। होप आपको अच्छा लगा होगा, हिमैटेनिक्स वाले सेशन से ज़्यादा बेहतर लगा होगा। ठीक है, यहाँ तक यदि वीडियो को देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को अपने दोस्तों तक। और कभी भी आपको लगे कि अब मुझे पढ़ना है ना, तो बस कुछ नहीं करना है, डिप्लोमा में है तो आपको लिखना है डिप्लोमा। ठीक है, और एक नंबर है 626555, ठीक, और 7530, इस पे व्हाट्सअप कर दें। इतना कर देंगे, उसके आगे की जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।